जरा मुल्क की सियासत की बात कर लेते हैं। नहीं, सियासत पे बात नहीं करो, आगे चलो। दूसरी बात, सियासत पे बात कंट्रोवर्शियल हो जाती है। इमरान खान को सजाएं हुई नहीं, हैं। इमरान खान वाला देखिए ना, ये बड़ा सेंसिटिव मसला हो चुका है। आप अगले सवाल कर ले मेरे से कोई और। फैज हमीद साहब को जो सजा हुई है। नहीं देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये बड़े सेंसिटिव मैटर्स हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ इंडिया की तरफ से, अब कोई सुना है कि दोबारा किसी हमले की तैयारी कर रहे हैं मोदी साहब। नहीं, ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इस पे आप छोड़ आगे चले। सर मैं देख रहा हूँ आज बड़ा संभल के बोल रहे हैं आप। नहीं, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, आप बस आगे चले। सब धुरंधर मूवी देखी आप, कैसी लगी? उधर पंजाब में मरियम नवाज और यहाँ पर मुराद अली शाह, किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है? पंजाब में अगर आप 4 सड़कें बना लेते, आप गुड गवर्नेंस हो गई। आप चाह रहे थे कि मैं ये कहूँ कि मुराद अली शाह बेहतर नहीं है, मरियम नवाज बेहतर है। आप यही ख्वाहिश थी आपकी, मैं आपकी ख्वाहिश को जानता हूँ। अब प्रॉब्लम आपकी ये है कि आपको जज्बाती गुफ्तगू चाहिए। तो खुदा का वास्ता है, एक मंत्रा बनाया हुआ है ना, गुड गवर्नेंस इन पंजाब। कराची में तुम्हारे हिसाब से कितनी कच्ची आबादी है? 21% या जी, वो 21%। लाहौर में कितनी परसेंट कच्ची आबादी है? 3%। क्राइम कहाँ होता है? कच्ची आबादी। देख, ये कच्ची आबादी किसने बनाई? जनाब मोहम्मद अयूब खान साहब। ये अफगानी पठान सरायकी कहाँ से आए? किसने लाके बैठाया इनको? मैंने तुम्हें घेर लिया है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि सूबे बनने चाहिए? मैं ये सोचता हुआ आ रहा था कि मुझसे ये सवाल करेगा और मैं इसका क्या जवाब दूंगा कि सिंध में लिसानी बुनियादों पर सूबा नहीं बनना चाहिए। ये मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ आज। मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मैं महाजिर हूँ, मगर मैं ये जाती समझता हूँ कि कराची को सिंध से अलग किया जाए। रूरल सिंध वाले हैं, वो कोई रेड इंडियंस नहीं है। कराची पे उनका उतना ही हक है जितना किसी और का है, तो उनसे आप ये शहर नहीं छीन सकते। तुम कैसे कह रहे हो कि महाजिरों के पास मेजोरिटी है कराची की? पीपल्स पार्टी वाले आपका ये बयान बहुत कैश करवाएंगे। आप एक उर्दू स्पीकिंग है और आप कह रहे हैं कि सिंध की तकसीम नहीं होनी चाहिए। असल में आपके कहने पे कोई झूठ तो नहीं बोल सकता ना। एक फोर्स तैयार हुई जिसका नाम था तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसकी एक्सट्रीमिस्ट शक्ल लाल मस्जिद थी और उसकी हल्की शक्ल जो है वो है दारुल उलूम कोरंगी। दोनों एक ही हैं। इंडिया में एक मुकालमा हुआ है, मुफ्ती शुमाइल थे इंडिया के और जावेद अख्तर साहब, खुदा के होने या ना होने पर एक बहस थी। अगर इसी तरह के मनाजरे का चैलेंज अगर कोई 100% आ जाए, कोई माई का लाल आ जाए खुदा के ऊपर मेरे साथ बात करने पर। अस्सलाम वालेकुम, आप इनकलाब वॉइस देख रहे हैं और मैं फैसल वहीद हूँ। एक बार फिर फॉर्मर चेयरमैन एफपीआर शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो बिला ताखिर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा सर, लास्ट टाइम आप शो पर आए थे और थोड़ी-सी नाराज़गी हो गई थी और आप चले गए थे, फिर आपने बड़ापन दिखाया, वापस आए और मैंने एक्सक्यूज़ की, आपने की, तो मगर हमारे व्यूअर इससे काफ़ी परेशान हो गए। अच्छा, काफ़ी मैसेजेस नीचे आए कि यार आपने शब्बर साहब को नाराज़ कर दिया, अच्छा नहीं किया ये वो। इवन कि जो लोग मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करते थे, वो बुरे लफ्ज़ों में करने लगे, इतने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। देखिए, फैन्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कभी मेरी जो नाराज़गी है और मेरी दोस्ती है वो बिल्कुल अपरेंट है। मेरे दिल में कुछ नहीं होता। उस वक़्त आपकी कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी और मैंने उसका रिएक्शन किया था। फिर आपने जब मुझसे कहा कि उस आप है, तो वो मैं उसको एक्सेप्ट किया और मेरा जो आपके साथ रिश्ता है, तुम्हारे साथ जो रिश्ता है, जिस तरह से हमने फ्रीली बात की है और जिस तरह मैं और आप पाकिस्तान में मतलब पॉपुलर तो नहीं, जिस तरह हमें लोग पाकिस्तान के लोगों ने और इंडिया के लोगों ने और बांग्लादेश और इंग्लैंड के लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया है या रिकॉग्नाइज़ किया है, ये हमारा उनका शुक्र है। तो नाराज़गी की कोई बात बनती नहीं। देख, तो नाराज़गी जो है वो तुम्हारी मेरी उस बात पे थी क्योंकि मैं बार-बार ये कहता रहा कि मैंने 5, 6, 7, 8 साल में मज़हब को बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, समझा है, कोशिश की है पढ़ने की। तो तुम मुझे बार-बार ये इंसिस्ट करते, नहीं जी, जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि शब्बर साहब क्योंकि वो आलिम नहीं है, वो इस्लाम के बारे में गुफ्तगू नहीं करते। तो ये बात मुझे ना बड़ी इरिटेट की कि देखिए, यही हम मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मसला है इस माशरे का कि नहीं जी, वो जो एक बंदा एक ख़ास मदरसे से, ख़ास तरीके से वो सोच समझ के आया है, वो ही बात कर सकता है। बाकी तमाम मुसलमान जो हैं, उसको सिर्फ़ फ़ॉलो करेंगे, वो कोई पढ़ ही नहीं सकते। ना उनको यह हक हासिल है वो कुरान पढ़ें, ना उनको यह हक हासिल है कि वो हदीस पढ़ें, ना उनको यह हक हासिल है कि वो समझें, ना उनको यह हक हासिल है कभी गुफ्तगू करें। बस वो कहें जो वो कह रहे हैं, ये गलत है। ये उस और वो बात बार-बार जब इरिटेट कर रहे थे, उस बात ने मुझे बिल्कुल इरिटेट सही। किया था। सर मैं ज़ाती तौर पर आपको सुनना भी चाहता हूँ और आपको बहुत लाइक भी करता हूँ, हमारे जी। व्यूअर भी सेम। जी, जी। तो वक़्ती तौर पे कोई जो है वो हो हाँ, सकता कोई है बात कि डिफरेंट वो पॉइंट खत्म ऑफ हो गई। व्यू हो मेरे सकता दिल है, में कोई चीज़ मैं कभी मेरे दिल में भी नहीं। चलें सर, पॉडकास्ट शुरू करते हैं आज की। अच्छा सर, ये बताएँ कि पीआईए की निजकारी हो गई, ठीक है? और हुकूमत इसको अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रही है
और एक तरह से देखा जाए तो सर है भी, पिछले तकरीबन 15-20 साल से हम करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था। इन द एंड हमने आखिरकार कर ली। और उसके अलावा भी हुकूमत ये कह रही है कि हमारी इकॉनमी जो है बिल्कुल सही सिमत में जा रही है, इंडिकेटर बहुत अच्छे हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, कंपनीज़ ग्रो कर रही हैं और निजकारी को तो वो गिनवा ही रहे हैं। तो आपके ख़्याल में हम सही देखिए, डायरेक्शन में मैं जा रहे आपको हैं? थोड़ी-सी क्लैरिफ़ाई कर दूँ। जी, देखिए, जब पीआईए की निजकारी हुई है, तो पहला आदमी जिसने ट्वीट उसकी मुबारकबाद का किया है और गवर्नमेंट के फ़ेवर में किया है, वो मैं हूँ। अच्छा, और उसके बाद मैंने एआरवाई पर एक एक पा 10-5 मिनट का एक क्लिप भी रिलीज़ किया है, जो यूट्यूब पे मौजूद है। और मैंने कहा है कि ये जो पाकिस्तान में पीआईए की निजकारी हुई है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए एक टिपिंग पॉइंट हो सकता है। टिपिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वो आपका तो ये मैंने बिल्कुल बगैर किसी कैविएट के कहा है। और मैंने एक बात और भी की है कि अगर मेरी प्राइस जो भी मैंने प्राइस दी है, अगर गवर्नमेंट मुझे ये पैसे देती, हुँ, तो भी गवर्नमेंट को ये प्राइवेटाइज़ कर देनी चाहिए थी। इस्लामाबाद का कोई ताल्लुक नहीं है एयरलाइन चलाने से। तो प्राइवेटाइज़ेशन तो पीआईए की होना एक पाकिस्तान के लिए नेमत है। और ये जो 20-22 साल से रुका हुआ था, ये बहुत बड़ी बात है। ये हर लिहाज से एक क्रेडिबल बात है और शायद मैं पाकिस्तान का वाहिद आदमी हूँ, जो बगैर कैविएट के ये कह रहा है कि ये बहुत अच्छा हुआ है। कि अच्छा दूसरी बात जो है कि 2 बड़े इसमें बायर्स थे। एक बायर जो है दूसरा जो बायर है वो मेरा बड़ा करीबी मैं उनके साथ एडवाइस करता हूँ। टब्बा साहब। और वो लोग हैं और पाकिस्तान के रिलायबल लोग आगे आए, उन्होंने काम किया, फेयर एनफ बहुत अच्छी बात है और ये एयरलाइन मैं आपको एक और बात बता दूँ, अभी इंडिया में जो एयरलाइन इंडिगो प्रॉब्लम में गई है, आपको पता है उनकी कितनी फ्लाइट चलती हैं डेली? नहीं, मुझे नहीं 2000 पता। अच्छा, 150 से 2000 डेली उनकी फ्लाइटें तो आप अंदाजा करें कि कितनी बड़ी मार्केट है जो हमने इस बिला वजह बेवकूफी में बंद की हुई थी खत्म हो गया सिलसिला 15 लाख पाकिस्तानी नॉर्थ अमेरिका में रहता है जो पाकिस्तान हर साल आता है ठीक है और उसको चाहिए डायरेक्ट फ्लाइट कराची न्यूयॉर्क कराची ह्यूस्टन कराची शिकागो कराची और जगह पर सैन फ्रांसिस्को आप उसको दुबई के थ्रू ले जाते हो ये जो अजाब आपने पाला था 20-25 साल से ये पाकिस्तान के गर्दन से ये अजाब हट गया अब कराची की डायरेक्ट फ्लाइटें चलेगी इंशाल्लाह ताला और जिस तरह आप कराची टोरंटो देख रहे हैं डायरेक्ट जाती है आप देखें आपको कोई एक सीट खाली नहीं मिलती कभी जिस ग्रुप ने पीआईए खरीदा है, आपको लगता है कि वो कामयाबी से चला लेगा? वरना तो सर जो इसका इस वक़्त लॉस है, वो तो अगर कोई मेरा ख़्याल है 1 साल तक बेयर कर ले तो शायद दिवालिया हो जाए। तो आपको लगता है कि प्रॉफ़िट में आ जाएगी? मैंने एक और चीज रिलीज की थी जो शायद आप लोगों को आम आदमी को पता नहीं है। उसका नाम था एनाटॉमी ऑफ द पीआईए प्राइवेटाइजेशन। 3 चीज़ें जो है ना 3 चीज़ें हैं, वो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन में शामिल नहीं है। एक पीआईए की प्रॉपर्टी इसमें नहीं बिकी है, ठीक है, ठीक वो है? अलग कंपनी है। दूसरा पुरानी पेंशन की लायबिलिटी नहीं है, ठीक है? और तीसरी जो उनके कुछ एम्प्लॉइज़ हैं जिनको नहीं लिया गया है। तो अगर ये 3 लायबिलिटीज़ आप निकाल देते हैं ना ठीक है, 3 एसेट लायबिलिटी निकाल देते हैं, तो ये एक वर्केबल ऑप्शन है। इसकी बैलेंस शीट पॉजिटिव है, ठीक है? अगर वो नहीं बिका, तो कोई और आके बा चलाएगा। ये देखिए, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये पॉसिबल नहीं है कि कराची, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की ट्रैफ़िक चल रही हो और आप ये कहें कि मैं या इस पे कॉस्ट पे एयरलाइन नहीं जा सकता, ये दिमाग में आने वाली बात नहीं है, ठीक है? इतना ट्रैफ़िक है तो चलेगा, ठीक है? मगर आप मुझे कहें कि एक एक आदमी बैठा हुआ है और आप तुर्बत चलाएँ, 2 आदमी बैठा है आप चित्राल चलाएँ, 3 एक आदमी बैठा है ये फिर आप इन ये चीज़ें फिर आप मुझे नहीं कह सकते। या ठीक है। ये कि 25 सीटें खाली जा रही हैं, 12 सीटों पे गवर्नमेंट के आदमी बैठे हैं, ये नहीं हो सकता, इस पे नहीं चल सकता। तो प्राइवेट सेक्टर जब आ जाएगा, तो प्राइम मिनिस्टर भी टिकट देके जाएगा, खत्म। सर अच्छा अब रह गई बात मईशत जी, की। जी, उसी पे आ रहा था। मईशत की बात में ये है कि मईशत जो होती है ना किसी मुल्क की, वो उसके 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट ट्रांज़ैक्शन कर रही होती है, जी टू जी। जी टू जी। एक होती है जी टू बी, गवर्नमेंट से बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन कर रही होती है और एक होती है बिज़नेस टू बिज़नेस। अच्छा बिज़नेस टू बिज़नेस पाकिस्तान में पाकिस्तानी हो सकता है,
और बिजनेस टू बिजनेस पाकिस्तानी और बाहर वाला हो सकता है। जो तीसरा वाला है ना, बिजनेस टू बिजनेस, इसको ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको चाहिए होते हैं मईशत के अंदर 5 से 10 साल कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड कमिटमेंट। अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि बी टू बी बिजनेस का कॉन्फिडेंस आ गया या ट्रस्ट आ गया, तो मैं आपसे कहूंगा वो अभी नहीं आया। ठीक है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं मगर अभी वो नहीं आया। तो बी टू बी को ट्रस्ट लाने के लिए आपको वो बहुत से इकदामात करने पड़ेंगे। उन इकदामात में से एक कदम जो है वो पीआईए का प्राइवेटाइजेशन है, कि यार इससे लगता है कि यार गवर्नमेंट सीरियस है कि वो अब वो काम कर रही है जो पहले नहीं हुए। जैसे आज ही मैं पढ़ रहा था, अखबार में आया कि गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर को हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि गलत है या सही है, मुझे नहीं लगता कि वो हो सकेगी, बट आज अगर गवर्नमेंट का ये दावा है कि वो बी टू बी के बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट लेकर आए हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ट्रस्ट की तरफ आगे बढ़े हैं। मगर जो ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट के लेवल के ऊपर बाहर वाला इन्वेस्टर आएगा या कोई बड़ा इन्वेस्टर पाकिस्तान में बड़ा आएगा, हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो अभी आना शुरू हुआ है। और उसको आने के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर को सेटल करना पड़ेगा। सर, निष्कारी को तो आप एक पॉजिटिव साइन समझ रहे हैं, मगर मुझे ये बताएं कि बाकी के जो इंडिकेटर हैं, आपके ख्याल में क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है? स्टॉक मार्केट तो ऊपर जा रही है, रुक ही नहीं रही वो तो, ठीक है? मैंने कहा कारखाने ना, ग्रो देखिए कर रहे हैं, नए कारखाने बन रहे हैं, आईपीओज नहीं आ रहे मगर। मैं आपको फिर कह हाँ। रहा हूँ ना, मैंने कहा कि मैं कभी जिंदगी में मैंने कभी स्टॉक एक्सचेंज की मूवमेंट को पॉजिटिव इंडिकेटर के तौर पे नहीं लिया है। जो निष्कारी को मैं ले रहा हूँ, जी, ठीक जी। है, पॉजिटिव इंडिकेटर में ले रहा हूँ। जो जो पेस इकोनॉमी की ग्रोथ की होनी चाहिए वो इस वक्त नहीं आ रही, ठीक है। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें गिरावट नहीं है, थोड़ी बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। मगर अगर आप मुझे ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में इस वक्त बाहर का फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट कर सकूंगा ऑन मेरिट, हाँ। तो वो अभी इट इज टू अर्ली, मतलब इस वक्त वो नहीं आएगा। सर, रुकावट क्या है? क्या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रुकावट नहीं, है? और अच्छा अब आते हैं पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को। मैं 100 में से 25 नंबर दूंगा। अच्छा। 75 नंबर जो है वो दो चीजों के हैं। पहला जो पहला 25% 75 नंबर है, उनमें से 25 नंबर आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई रेट ऑफ टैक्सेस है। अगर आप पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड कारोबार करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान का जो टैक्स रेट है उस पे धंधा हो ही नहीं सकता। मतलब आप भूल जाएं, पाकिस्तान में इस वक्त 40% का टैक्स रेट है कंपनीज के ऊपर, 39% का। दुनिया में टैक्स रेट इस वक्त 25% है। तो कोई बाहर वाला 15% तक क्यों आएगा? बिल्कुल। दूसरी बात, पाकिस्तान में पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगी है और जिसके कम होने के चांसेस बहुत कम है। तीसरी बात तीसरी बात पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पोटेंशियल कराची में है और कराची को आपने इग्नोर किया हुआ है। ये तीसरी वजह है। चौथी वजह ये है कि आम आदमी गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी से डील करने में डरता है और वो डर निकला नहीं है अभी, आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा। उसको अभी डर नहीं निकला कि ये तो ये 4-5 चीजें मिलकर इसने पाकिस्तान को नॉन कॉम्पिटिटिव, या आप समझे कि नॉन एक अच्छा, चौथी आखिरी बात वो ये है कि हमारे पास जो जो दुनिया में मसला है और हम उसका शिकार हैं, वो ये है कि चाइना जो है वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है और उसके पास हर चीज की प्रोडक्शन है, तो हम चाइनीज इंपोर्ट के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारी लोकल इंडस्ट्री बहुत सीरियसली इफेक्ट हो रही है चाइनीज इंपोर्ट के सामने। जब अमेरिकन उसके सामने खड़े नहीं हो रहे तो हमारी क्या हैसियत है? तो ये 5-6 चीजें मिलकर, आप अगर मुझे कहें कि जी मैं कल पाकिस्तान में 500 कारखाने और लग जाएंगे,
तो मैं आपकी बात को सुन लूंगा, मानूंगा नहीं। एफडीआई हाँ, जिसका काम था मतलब एसआईएफसी ने कहा था कि हम लेके आएंगे, जो हमें भी उम्मीद हुई थी, एफडीआई क्यों नहीं आ रही? देखें, लोकल सरमायाकार तो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, ठीक है, 20-21 से 11 पे आ गया, ठीक है, कुछ मतलब एक्टिव नजर आए हैं, प्रॉपर्टी में काम हो रहा है, स्टॉक में पैसा आ रहा है, ठीक है। एफडीआई का क्या इशू है सर? यार मुझे बता, मैंने तुमसे भी कहा ना, दुनिया में टैक्स का रेट है 25, पाकिस्तान में वो 40 पे किस लिए आएगा? तो अभी ये जो अभी तो बजट में खैर काफी टाइम है, तो हुकूमत लग रहा है कि इसको रिवाइज नहीं, हम करने तो का। बार बार ये बात कह रहे हैं ना, मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूँ तो कि सर यार, हुकूमत कमाएगी कहाँ से फिर अगर टैक्स यार कम मैं हो ये जाएगा? नहीं कह रहा, आप दो अलग अलग सवाल कर रहे हो ना मुझे। एक तरफ आप कह रहे हो एफडीआई कैसे आएगी, तो वो कहेगा यार मेरी बराबर वाली मुल्क में मेरी मेरी मेरा जो रेट ऑफ टैक्स है 25 है, मेरा हर जगह 25 है, तुम 40 ले लो क्यों? आपकी पावर बहुत ज्यादा महंगी है क्यों? प्लॉट आपके यहाँ मिलता नहीं है क्यों? आपके यहाँ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ये क्या बकवास, ये क्या चीज है? तो ये फिर आप कह रहे हो एफडीआई क्यों नहीं आ रही? मुझे ये देखिए ना, आपकी आपकी बात में बातों में तजाद है ना, आपकी बातों में तजाद है ना। तो पहले तो आप इनकम टैक्स का रेट 40 से 35 तो करे ना, जो आपने सुपर टैक्स लगाया था। अभी भी रेट 40 नहीं है, 30 है। आपने सुपर टैक्स लगाया है, वापस नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे? पूछे, मिफ्ता साहब को बुला के पूछे ना, उन्होंने लगाया था, अब तो वो बाहर बैठे हैं, क्या रेट होना चाहिए? पूछे ना, उनको बुलाया किसी दिन, उनसे पूछे कि रेट 30 होना चाहिए 40, बुला के पूछ ले। सुपर टैक्स लगा था ना, क्यों नहीं वापस हुआ सुपर टैक्स? भाई 21 से लगा हुआ है, 22 से 20 से लगा हुआ है, शायद 5 साल हो गए। अभी इकोनॉमी ना चलने की जो आपने वजूहात बताई हैं, उनमें से एक आपने कहा कि कराची को इग्नोर करना भी है, ठीक है सर? तो मुझे ये बताएं कि कराची आपको किस लिहाज से इग्नोर लग रहा है? क्योंकि अभी मुर्तज़ा वहाब साहब लास्ट पॉडकास्ट में मेरी आए थे, उनका ये कहना है कि कराची अमन व अमान के हिसाब से लंदन और न्यूयॉर्क से बेहतर है। बिल्कुल एग्री करता हूँ उसकी बात से, अच्छा। एग्री करता हूँ मैं उसकी बात से। लंदन में लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लोकल जो है ठीक वो है, लोकल है। हुँ, न्यूयॉर्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हुँ, कराची में है, ना होने के बराबर। नहीं है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बगैर कैसे चलाएँगे किसी इंडस्ट्री को, कंट्री को, शहर को कैसे चला सकते हैं? आपको ये दोनों शहर जो आप न्यूयॉर्क और लंदन बात कर रहे हैं, ये कराची से छोटे हैं साइज़ में, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, और जो कि क्योंकि लेबर मिडिल क्लास और लोअर क्लास होती है, तो आप किस दुनिया में रह रहे हैं कि आप कह रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलाएँगे और आप इंडस्ट्री चला लेंगे? क्या कह रहे हैं आप? समझा दें मुझे ज़रा। मुस्तफ़ा आप साहब मुझे समझा दें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बगैर दुनिया में कभी किसी कोई कंट्री सिटी चला है इतना बड़ा? कोई दुनिया का शहर बता दें, एक शहर बता दें, जिसकी आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा हो, जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं हो, सिवाय कराची के। और कराची वो शहर है जिसमें 1961 में सर्कुलर रेलवे लगी थी। ठीक है, अब क्या मतलब मैं आपसे क्या बहस करूँ उसके ऊपर? लाहौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुझे कोई एडमायर नहीं करती। हुँ, लाहौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे कोई एडमायर नहीं करती। लाहौर में कोई बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ठीक है ना? बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। सवाल ये है कि कोई दुनिया का बड़ा शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बगैर जिंदा रह सकता है? अच्छा, इनको मुर्तज़ा आपको मैं एग्री करता हूँ कि अब ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन बना रहे हैं। अगर ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन को भी चला दें, तो ये पहिया डबल हो जाएगा। ये पहिया डबल हो जाएगा, ठीक है? मगर रेड लाइन और ग्रीन लाइन आपके ख्याल में कितना टाइम लगाएगी? कई साल 10 साल तो हो गए मैं देख रहा हूँ। यार ग्रीन लाइन नुमाइश से आगे जाती नहीं है। नुमाइश से आगे वैसे तो उसको टावर तक जाना है ना सर? नहीं, तो मेरा नुमाइश से आगे नहीं जाती, फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में लड़ाई रहती है, तो ये तो बात अफ़सोस की बात है ना, मतलब आपको ये सेटल करना चाहिए ना चीज़ों को। मैं ये कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये क्वेश्चन आप पहले ये डिसाइड कर लें कि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी। पहले ये फैसला करें कि होगी या नहीं होगी। होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी नहीं चाहिए? होनी चाहिए नहीं, मजबूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो शहर कोलैप्स कर जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो शहर कोलैप्स कर जाएगा। अ, अगर नहीं करें तो पता है फिर क्या होगा? फिर ये होता है कि लेबर कच्ची आबादियाँ बना लेती है। जब नाज़ाबाद से वो बंदा लांढी नहीं जा पाता ना हुँ, फैक्ट्री में, तो वो जाकर लांढी के आस-पास कच्ची आबादी बनाकर रहने लगता है बेचारा। तो जो कराची का जो अज़ाब है वो यही तो आया है कि जब आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बनाई और इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की, तो कच्ची आबादियाँ बनती गईं।
लांडी है, शेरशाह है, ये सारी जो वादियाँ हैं, ये सारी इसलिए बन गई ना कि जब आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दी और फैक्ट्रियों को वर्कर चाहिए थे, वो उन्होंने कच्ची वादियाँ बना के शुरू हो गए। बेचारे वो क्या करते? तो अब ये नहीं हो सकता। आप कराची में रहते हैं मगर लाहौर भी मेरा आते-जाते लाहौर रहते का हैं मैं 20 साल आते-जाते लाहौर में रहते रहा हूँ जी। हैं। तो आप अभी का जब कराची और लाहौर का अगर मवाज़ना करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ आपको लाहौर ही बेहतर नज़र आता है। तो आपके ख़्याल में कराची का इश्यू है क्या? कराची में डेवलपमेंट क्यों नहीं होती या अगर होती है, मैंने ये सवाल मुर्ताब आपसे भी पूछा था कि सड़क बनती है, 3 महीने बाद टूट जाती है। क्या रीज़न है आपके ख़्याल में? कराची तबाही का की ज़िम्मेदारी उन लोगों पर है जिनके पास कराची की 15 सीटें हैं। एमक्यूएम की बात कर रहे हैं। जो भी कोई एक्स वाई ज़ेड। अच्छा, पहले पीटीआई थी, आज कराची की कराची की तबाही की बुनियाद वो है। कोई अगर वो एमएनए है अपने इलाके का, उसकी सड़कें टूटी हुई हैं, तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो अ, अपोज़िशन का एमएनए है। हुँ, वो सड़क पे आके क्यों नहीं बैठता और बताता, लोगों को कहता कि सड़क सही करोगे जब मैं कमरे में जाऊँगा। वो कि जाके असेंबली में वो तकरीरें कर रहा होता है बैठ के, तो मुझे उससे क्या इंटरेस्ट है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि एमएनए है कौन? मुझे तो ये नहीं पता कि नाज़िराबाद का एमएनए कौन है, गुलिस्तान इकबाल का जो है, वो उन्होंने कभी मैंने तो उनको कभी आज तक खड़े होके नहीं देखा कि वो कहें कराची की सड़कें बनाई जाए। कहा आपने देखा कभी? तो यार आप मुझे एक बताएँ, आपका एमएनए, एमपीए, काउंसलर जो होता है, वो किस चीज़ के लिए होता है? कराची के जमात इस्लामी के काउंसलर या पीटीआई के काउंसलर या एमकेएम के काउंसलर ने कभी बंदर रोड पे प्ले कार्ड लेके खड़े हुए कि यार बंदर रोड की फुटपाथ ठीक करो। कभी साथ खड़े हुए? हुँ, ये मसला है कराची का। आप कह रहे हैं क्या मसला है? ये मसला है कराची का कि जो कराची के मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो वो किसी काबिल ही नहीं है। क्या कराची के काउंसलर्स, कराची के एमएनए, कराची के एमपीएस की ये ख्वाहिश ये नहीं होना चाहिए कि प्रेस क्लब में जाए कि यार कराची में सारी सड़कें टूटी हैं, हम यहाँ बैठे हैं, कम से कम 2 सड़कें तो सही कर दो। तो सर आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि आप पीपल्स पार्टी को बिल्कुल बरी-ज़ुमा करार दे रहे हैं। क्या? पीपल्स पार्टी को मैं बड़ी बिल्कुल ज़ुबान नहीं करार दे रहा। मैं पूछ रहा आपने हूँ सारा एमएनएस पे डाल पीपल्स दिया, पार्टी एमपीएस पे बड़ी डाल ज़ुबान दिया। नहीं है या पीपल्स पार्टी है या दूसरी पार्टी है। मैं पूछ रहा हूँ कि आप एमएनए हैं, आपके पास पावर नहीं है। मैं मान रहा हूँ नहीं है। हुँ, नहीं है ना मैं मान रहा हूँ। मगर आपके पास एहतजाज का तो हक है। आपको किसी ने रोका है? चलो जी एहतजाज सड़क पे जुलूस निकालते, प्रेस क्लब में तो हक है या नहीं है? हुँ। सवाल मेरा आपसे ये है। कोई आपने बयान देखा है आज तक? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। पीस पार्टी में बाद में आता हूँ अभी मैं। पीस पार्टी पे आता हूँ अभी। आप बताइए। आपने नज़र नहीं बयान आता, क्यों नहीं नहीं आता। आता बयान? समझाओ मुझे क्यों नहीं आता बयान? सर तरक्याती कोटा तो मिलता है ना, मैं फंड्स नहीं का कह टो रहा, को तरक्याती कोटा कोटे मिलता की है। बात नहीं वो है। क्या सब जो एमएनए है इस वक़्त डिफेंस का, हुँ, सारी सड़कें डिफेंस की टूटी हुई है। उसने कितनी दफ़ा एहसास किया है? कितनी दफ़ा वो आगे आया है? कितनी दफ़ा उसने पब्लिक को इकट्ठा किया है कि यार आओ भाई, हम मिलके चलते हैं, जुलूस लेके चलते हैं। तुम अवामी नुमाइंदे हो ना, काउंसलर है, एमपीए है, एमएनए है, गुलिस्तान जौहर का, नौशहराबाद का, नॉर्थ कराची का, न्यू कराची का, तो क्या ये सिर्फ़ ये सारा ज़िंदगी नेगेटिव सियासत करते रहेंगे? कि गाली देते रहो, पीस पार्टी को गाली दे दो। ठीक है, मैं पीस पार्टी के साथ नहीं छोड़ मैं कह रहा हूँ क्या यही करते रहेंगे सारी ज़िंदगी? आप बताओ ना, आप मुझे समझाओ कि नॉर्थ कराची, नौशहराबाद की मैं अभी देखता हूँ, मैं जाता हूँ वहाँ कभी-कभी, वहाँ सब सड़कें टूटी हुई हैं। कोई सड़क साबुत नहीं है। अभी मैं पीछे जस्ट गया था, कोई सड़क साबुत नहीं है। ठीक है? तो उसका एमएनए किधर है? उसने कोई बयान दिया कि यार ये सड़क टूटी हुई है या मेरे इलाके की सड़कें टूटी हुई हैं? या कम से कम बैनर लेके खड़ा हो जाए अकेला कोने में कि यार मैं खड़ा हूँ, ये सड़क सही होनी चाहिए। सर मसला ये है कि अवाम भी तो नहीं निकलती ना। क्या? चलें एमएनए, एमपीएस यार गायब मैं हैं, कह रहा हूँ अवाम नहीं निकलती ना, अवाम के भी मैं तो कह रहा कुछ हूँ अवाम नहीं निकलती, जब आपका नुमाइंदा ही नहीं खड़ा हो रहा, नहीं तो आप तब उसको डिफेंड क्यों कर रहे हो? मैं डिफेंड नहीं कर ये रहा। तो क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या हमारा इज्तिमाई रवैया है फिर? एमपीएस, एमएनएस भी बेहिस हैं, फिर अवाम भी नहीं निकल रही, तो हमने ये कबूल कर नहीं लिया। अवाम का कसूर नहीं है। हमारे नुमाइंदे हमारे नुमाइंदे कराची के नुमाइंदे कभी कराची के लिए कुछ नहीं करते। हुँ, पीटीआई के 14 नुमाइंदे 14 मैंने थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। आज 14 नुमाइंदे इन्होंने भी कुछ नहीं किया। क्या आपने बात की ना,
मैं आपको एक आज और बात कह रहा हूँ, आखिरी मर्तबा, बल्कि कभी आज तक पीपल्स पार्टी ने वोट दिया है कराची के लोगों ने? तो फिर आपके ख्याल में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, तो वो आपके घर में आके क्यों सड़क बनाए? वोट आप देते नहीं हो, वोट आप जमात इस्लामी को देते हो, वोट आप पीटीआई को देते हो, वोट आप जाके एमकेएम को देते हो, और कहते हो मुराद अली शाह साहब से कि सड़क बनाए मेरी। कभी नारदाबाद दालूखेत से पीपल्स पार्टी का एमएनए इलेक्ट हुआ है कभी आज तक? फिर मैं नहीं कह रहा पीपल्स पार्टी तो लियारी में भी नहीं हुआ कुछ, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप कहते हो कराची क्या ये हाल क्यों है, तो मैं पूछ रहा हूँ कराची ने आखिरी मर्तबा कब वोट दिया था पीपल्स पार्टी को? अगर हम दो वुज़राए आला की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करें, उधर पंजाब में मरियम नवाज़ और यहाँ पर मुराद अली शाह, तो आपके ख्याल में किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। ये भी एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। आपने ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट पढ़ी है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भी रिपोर्ट आई है। अभी देखी होगी शायद आप। हुँ। आप उस रिपोर्ट को पढ़ें। उस रिपोर्ट में करप्शन का डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, हाईएस्ट नंबर, वो है पुलिस। और पुलिस की करप्शन लेवल पंजाब में 34% है और सिंध में 21% है। अब आप मुझे जवाब दें। तो आप कह रहे हैं ना कंपैरिज़न, जो आप लोग कंपैरिज़न मुझसे कराना चाहते हो, मैंने तुम्हें घेर लिया है। आप ट्रांसपेरेंसी, आप मुझसे जवाब चाह रहे थे ना, मैंने उसका जवाब दे दिया आपको। जो आप मुझसे जवाब चाह रहे थे, मैंने आपको उल्टा जवाब दिया उसका। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ लो। उसमें लिखा है हाईएस्ट, पहला पैराग्राफ है, हाईएस्ट करप्शन पुलिस, हाईएस्ट करप्शन इन पुलिस इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब 34%। लेकिन सर पुलिस का ताल्लुक यार अपना मैं ओमान आपसे से है पूछ ना? रहा हूँ, गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ ना। हाँ। मैं आप जो मुझसे जवाब चाह रहे थे, मैंने जवाब दे दिया आपको। आप चाह रहे थे कि मैं ये कहूं कि मुराद अली शाह बेहतर नहीं है, मरियम नवाज बेहतर है। आप यही ख्वाहिश थी आपकी, मैं आपकी ख्वाहिश को जानता हूँ, मगर मैंने आपको जवाब दिया है, वो मैं चोरी नहीं कह रहा। मैं आपको वो जवाब दे रहा हूँ जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एग्जीक्यूटिव समरी में लिखा हुआ है। अगर चाहो तो जाके पढ़ लेना। और हाईएस्ट, सबसे बेहतर पुलिस का जो उन्होंने रिकॉर्ड रखा है वो फ्रंटियर का है। अब प्रॉब्लम आपकी ये है कि आपको जज्बाती गुफ्तगू चाहिए, वो मैं आपको करूंगा नहीं। ठीक है ना? कि आप बताएं कि पंजाब पुलिस के बारे में ट्रांसपेरेंसी ये क्यों कह रही है कि इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ मरियम नवाज द मोस्ट करप्ट पुलिस इज पंजाब पुलिस। आज, कल की बात नहीं करे, आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2025 की रिपोर्ट है। तो कौन सी गुड गवर्नेंस है? अगर आप 4 सड़कें बना देते, आप गुड गवर्नेंस हो गई। व्हाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज सेइंग दैट द वर्स्ट पुलिस इन पंजाब पाकिस्तान इज पंजाब पुलिस? व्हाई? मुझे आपसे पूछ रहा हूँ, सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले कहाँ हुए? पंजाब में ही होते हैं सर वहाँ। तिफी बट कैसे मारा गया? आपने देखा है? पंजाब पुलिस। आपने कभी तिफी बट का केस सुना, देखा है? हाँ सर, मेरी नज़रों से गुज़रा है, और वो अभी नेफे में पिस्तौल चल गई थी किसी के, वो भी लाहौर में हुआ है। इस तरह के सर मेरी वाक़यात बात नहीं याद सुने, हैं। मेरी बात सुने। मैं लाहौर के अंदरूनी शहर को अच्छे से जानता हूँ। तिफी बट जो है, आप उसका मर्डर का केस देखें ना, उसकी जो पुलिस मुकाबला देखें, वो एक पूरी फिल्म है। उसके ऊपर धुरंधर नंबर 2 बन जाएगी। चलें बनाते हैं इस पे ठीक है ना? डॉक्यूमेंट्री। धुरंधर नंबर 2 बनेगी। आप मुझे ये बताएं कि किस हकीम ने कहा था कि उस आदमी को जो दुबई से लाए थे, उसको बाय रोड लेके जाएं कराची से लाहौर? आपको पता है बात? कराची से लाहौर बाय रोड गया है वो। ठीक है, अच्छा। और पुलिस मुकाबला भी वहां हो रहा है जहां पे सिंध का बॉर्डर खत्म हो रहा है, कोट सफजल में। सादकाबाद के बाद। कोट सफजल है, फैसलाबाद थोड़ा पहले है। जैसे ही सिंध पंजाब में दाखिल हुए, वो बंदा भाग गया। जैसे ही पंजाब में दाखिल हुए, बंदा भाग गया। ठीक है, बंदा भाग गया। अच्छा, भागने के बाद अब कहानी सुने पूरी। बंदा भाग गया, फिर क्या हुआ? भागने के बाद वो भाग गया, उसको पकड़ने ले गए। उसके बाद एक पार्टी कुछ और करती हुई आ रही थी पुलिस की, उसने देखा ये भागता हुआ जा रहा था, उसने गोली मार दी उसको। आपको पता है ये कहानी? सुनिए, कहानी सुनिए आपने ये? स्क्रिप्टेड, यही हुआ है, यही ठीक चल है। रहा है। हाँ। अब आप गोगी भट्ट और तिफी भट्ट के बारे में मुझसे सुनना चाहते हो? इसके लिए कोई अलग नशिस्त? नहीं, अगर कहो तो मैं पूरी कहानी सुना दूं तुम्हें। ठीक है? ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम लाहौर शहर को नहीं जानते, मैं लाहौर शहर को जानता हूँ। हाँ। तो ये जो पुलिस मुकाबले और ये सब है ना, तो खुदा का वास्ता है, ये जो
आपने एक मंत्रा बनाया हुआ है ना कि जी गुड गवर्नेंस इन पंजाब, ये सड़कों पे नहीं होता, ये पुलिस मुकाबले में होता है। आप मैं बिल्कुल वाज़ेह मिसाल है ना तीसरी बट की। आपके ख्याल में पुलिस मुकाबला था वो? सर पंजाब पुलिस तो मशहूर है ना, ये भी की बात थोड़ी है। यार मुझे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर पंजाब पुलिस मशहूर है, तो क्या पंजाब पुलिस ने कभी सही नहीं होना? तुम उसको गुड गवर्नेंस में शामिल नहीं करोगे? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। चले सर ये एक नंबर मान लेता हूँ, मतलब है, नज़र आ रहा है कि वो बेहतर है, अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है। मगर मैं सर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा उसके हूँ, बाद फिर आपके पास सड़क रह गई ना, तरक्कियाती फिर कामों आपके की पास बात सड़क कर रहा रह हूँ। गई ना, सड़क ही रह गई ना, मैं यही तो समझा रहा हूँ। सर सड़क है, पानी है, बिजली है, ये वाली चीज़ें भी तो मैटर करती हैं। कराची में तुम्हारे हिसाब से कितनी कच्ची आबादी है? मेरा ख़्याल है कि 21% या जी, 21 वो 21%। लाहौर में कितनी परसेंट कच्ची आबादी है? लाहौर में शायद कम होगी सर, 3%। 3% क्राइम कहाँ होता है? कच्ची कच्ची आबादी। आबादी में। कच्ची आबादी किसने बनाई? क्यों बनी कच्ची आबादी? क्यों बनी कच्ची आबादी? हम कोई प्लान नहीं दे सके। कच्ची आबादी बनती है जब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है और उनके लिए घर नहीं होता। आप चले जाएँ पूरी लियारी जद्दी से लेकर ना, पूरी लियारी जद्दी से लेकर और बली जद्दी, इस पूरी में कच्ची आबादी शामिल है। तो जब आप 21% कच्ची आबादी को मैनेज कर रहे हैं ना, 21% कच्ची आबादी को मैनेज कर रहे हैं और वो यतीम शहर है, और वो यतीम शहर है, तो आज लॉ एंड ऑर्डर कराची का लाहौर से बेहतर है। ये मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है। आपने कभी कराची में इस पे लियारी बाईपास पे ट्रेवल किया है? हाँ, वहाँ की है। पूरी ट्रेवल कर लो फ्रॉम मारीपुर रोड टिल सोराब बोर्ड, पूरी कच्ची आबादी है। मलीर में चले जाओ, पूरी कच्ची आबादी है। ये मैंने बनाई थी। ऐसी कच्ची आबादी पंजाब में क्यों नहीं है? मगर सर 17 साल से क्या? पीपल्स पार्टी भी तो है। क्या? 17 साल से पीपल्स पार्टी भी तो है, 17 साल उसने की भी बात तो नहीं कर रहा, अगले 50 साल भी कच्ची आबादी नहीं हटेगी यहाँ से। मैं कहने की कोशिश कुछ और कर रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ और कह रहा हूँ। ये कच्ची आबादी किसने बनाई? मरहूम जनाब मोहम्मद अय्यूब खान साहब, ये उन्होंने बनाई। उन्होंने लाके बंदे बसाए। ये कि कौन बंदे बैठे हैं? चले आप ये भी कर लेते हैं आपके साथ बात। इन कच्ची आबादियों में बंदे कौन बैठे हैं? चलो इस पे चलते हैं। इन कच्ची आबादियों में जो 21% है, किसकी आबादी है? अफगानी, पठान, सराइकी। जी। फिर अब समझ आई बात? मैं क्या कह रहा हूँ? समझ आई बात? ये अफगानी, पठान, सराइकी कहाँ से आए? किसने लाके बैठाया इनको? मैं नहीं कह रहा हमारे भाई हैं, मगर ये कच्ची आबादियाँ कैसे बनी? वो क्यों नहीं हट सकते? अब क्या है, उन्हें आप कौन सँभालेगा बताइए मुझे? 40 22% of the Karachi electric feeders are in कच्ची आबादी। क्यों ये किसकी मेहरबानी है ये? ये किसकी मेहरबानी है? फिर आप कहते हैं लाहौर बड़ा अच्छा मैनेज है। आपने मुझे एक कबाड़ खाने में डाल दिया, फिर आप कहते हो मैनेज लाहौर बड़ा अच्छा मैनेज है, आप कराची को मैनेज नहीं कर रहे। यही कह रहे हो ना तुम? आप मुझे बताएं कि मोबाइल स्टेशन वाला गोलीमार में स्नैच करके कहाँ जाता है? कच्ची आबादी तभी वहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती, पुलिस नहीं खत्म जा हो गई बात, सकती। खत्म। नए सूबों का शोर हर कुछ साल के बाद हम सुनते हैं और इस बार भी सुन रहे हैं कि नए सूबे बनने चाहिए। और इस बार आपको लगता है कि इस बार शोर कुछ ज़्यादा सुनाई दे रहा है और हमारे इदारे भी वाक़ई इंटरेस्टेड हैं नए सूबे बनाने में। वो कि पीपल्स पार्टी तो साफ मना कर रही है। वो कह रही है कि ये मुमकिन नहीं है, ख़ास तौर पर सिंध के लिए तो। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि सूबे बनने चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिवली जो हमारा इलाका है, ये एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें सूबे बनाने पड़ेंगे, हुँ, और सूबे बनेंगे, बनने चाहिए, मैं आपको गौर से सुनना। हुँ। सूबे बनने चाहिए लिसानी बुनियादों पे, सिवाय सिंध के। अच्छा, बात को गौर से सुनना, जो बात मैं कह रहा हूँ उसको गौर से सुनना। इजी लॉजिक दे रहे हैं सर। सुन लो मेरी बात। सूबे बनने चाहिए लिसानी बुनियादों पे, और लिसानी का मतलब ये है पंजाब में एक सराइकी होगा, एक सेंट्रल पंजाब होगा, एक पोठोहार होगा।
बलूचिस्तान में एक बकरान होगा, एक खल्लात होगा, एक ऊपर वाला पशीन और रोब होगा। फ्रंटियर में एक हजारा होगा, एक फ्रंटियर होगा, एक ट्राइबल होगा, ठीक है? ये सब लिसानी बुनियादें हैं, लिसानी, इनकी बुनियाद ज़बान है। सिंध में लिसानी बुनियादों पे सूबा नहीं बनना चाहिए। ये मैंने बड़ा मुझे ये मुझे ये यकीन था तुम ये सवाल करोगे, ठीक है? और मैं इस सवाल का जवाब सोचता हुआ गाड़ी में आ रहा था। मैं कहीं से आया ना, जब SIUT से आया, तो मैं ये सोचता हुआ आ रहा था कि मुझसे ये सवाल करेगा और मैं इसका क्या जवाब दूँगा। तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि सिंध में लिसानी बुनियादों पर सूबा नहीं बनना चाहिए। क्यों सर, उसकी महाजिरों ने 2 क्या बिगाड़ 2 दिया? वजह हैं, 2 वजूहत हैं। पहली वजह कि आप लिसानी बुनियाद की जब बात करते हैं, तो उर्दू बोलने वालों का बहुत बड़ा तबका हैदराबाद में बैठा हुआ है। उर्दू बोलने वालों का बहुत बड़ा तबका मीरपुर खास में बैठा हुआ है। उर्दू बोलने वालों का बहुत बड़ा तबका सक्खर में बैठा हुआ है। उर्दू बोलने वालों का बहुत बड़ा तबका टंडो आदम में बैठा हुआ है, ठीक है? तो अगर आप लिसानी बुनियादों पे सूबा बनाओगे, तो वो ज्योग्राफिकली सेटल नहीं हो रहा। हुँ। मैं बड़ा क्लियर हूँ। और मैं इस बात से भी क्लियर हूँ कि अगर लिसानी बुनियादों पे सूबा बनता है, तो जो जो रूरल सिंध वाले हैं, वो कोई रेड इंडियंस नहीं है। कराची पे उनका उतना ही हक है जितना किसी और का है, तो उनके उनसे आप ये शहर नहीं छीन सकते। ये मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ आज। नहीं सर, कराची और हैदराबाद सुन मिला ले के एक मेरी सूबा बात। बना दें सीधा-सीधा, इसमें क्या है? कराची बाकी कराची हैदराबाद के दरमियान में 100 मील है। दरमियान में ठट्टा है, बदीन है, क्या इस दुनिया में बैठे हो तुम यार? तुम किस दुनिया में बैठे हो? कराची हैदराबाद को बना दे, ये तुमने ऐसी चलती-फिरती बात कर दी कि कराची हैदराबाद को बना दे। सर, जनूबी पंजाब के भी तो कई शहर यार हैं ना बीच में। जनूबी पंजाब एक एक मीलों-मीलों के बाद एक शहर आते सुन हैं, लो उसको भी मेरी तो हम कह बात, रहे हैं। लिंग्विस्टिक बाउंड्री है यार। हुँ। जनूबी पंजाब एक लिंग्विस्टिक बाउंड्री है। सादकाबाद से चलोगे तो एक सद तक सराइकी बोली जाती है, फिर पंजाबी आ जाती है। पर सिंध में ऐसा नहीं है। सिंध में उर्दू स्पीकिंग लोग मुख्तलिफ पॉकेट्स में बैठे हैं। कराची है, हैदराबाद है, मीरपुर खास है, सक्कर है, टंडो आदम है, शहदादपुर है। तुम क्या इन कोनों में जाके एक लिसानी बुनियाद पे सूबा बनाओगे? ये बात गलत है। और मैं सिंधियों को कराची से, मैं बहुत बड़ी बात आज कह रहा हूँ, मैं सिंधियों को कराची से महरूम नहीं करना चाहता, ये गलत है। मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मैं महाजिर हूँ, मगर मैं ये ज़ाती समझता हूँ कि कराची को सिंध से अलग किया जाए। मेरी बात बात बड़ी वाज़ेह है और मुझे इसमें कोई सेकंड व्यू नहीं है। मैंने इसको बड़ा सोचा है। इस पे मैंने बहुत सोचा है कि क्या होना चाहिए। तो फिर सिंध में सूबा नहीं बन सकता, आप भी यही कह अब रहे आ हैं? जाए, बात हो गई। अब सिंध को आप एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड करें किसी तरीके से। वो कैसे होगा, मैं आज आपको सॉल्यूशन नहीं दे सकता। मैंने आपको दोबारा बात की ना, 2 बातें की। मैं कह रहा हूँ कि आप सूबे बनाएँ लिसानी बुनियादों पर, ठीक है? और दूसरी बात फिर आप करें, सिंध के बारे में मेरे पास अपैरेंटली इस वक़्त कोई आंसर नहीं है, ठीक है? अच्छा, और आंसर इतना आसान भी नहीं होगा। जो स इसके सूबे बनने के बाद जो अगला मसला है वो ये है कि सेनेट को रिवाइंड करना पड़ेगा। हुँ। ठीक है? कौमी असेंबली की सीटें तो आबादी की बुनियाद पर है ना। सेकंड सेनेट की सीटें सूबों की बुनियाद पर है। तो वो सेनेट की पोज़ीशन को आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सेनेट के इख्तियारात को रिवाइज़ करना पड़ेगा। फिर आपकी बात समझ आएगी, ये पूरा खाचा कैसे सेटल होगा। आप समझे मैं क्या बात क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हुँ। मगर मैं फिर आपको ये बात कह रहा हूँ और बड़ी कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि सिंध लिसानी बुनियादों पर तक़सीम नहीं होना चाहिए। जब शब्बर ज़ैदी ये बात कह रहा है ना, तो इसका कोई मतलब है, उसके पीछे कोई सोच है, उसके पीछे कोई व्यू है। ये मैंने बहुत सोचा है इसके ऊपर। पीपल्स और पार्टी वाले आपका ये बयान बहुत कैश करवाएँगे, और क्या क्योंकि आप एक उर्दू स्पीकिंग है और आप कह रहे हैं कि सिंध की तक़सीम नहीं होनी चाहिए। नहीं कराएँ या नहीं कराएँ, मैं फैसल में आपके कहने पे कोई झूठ तो नहीं बोल सकता ना। हुँ। मैंने इसे बहुत सोचा है बैठ के। हुँ। मैंने बहुत सोचा है कि यार क्या हम सूबा बनाने की बात कर सकते हैं? मतलब आप इस बुनियाद पे क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि ज़ुबान पे सूबा बनाएँ, ये कह रहे हो? ये कह रहे हो तुम मुझे? नहीं, मुझे तो ये थोड़ा-सा वो समझ में आ रहा है, बाकी जगह आप कह रहे हैं कि लसानी बुनियादों पे बनाएँ, सिंध में ना बनाएँ।
सिंध में लसानी बुनियाद पर बन नहीं सकता ना। हाँ, जबकि देखा जाए तो हमारे यहाँ सारी कराची में लड़ाइयाँ लसानी हुई हैं। अच्छा, फिर मुझे बता दें पंजाबी उर्दू स्पीकिंग, कराची में सिंधी उर्दू स्पीकिंग। उर्दू स्पीकिंग वाले कितने हैं? मेजॉरिटी उर्दू स्पीकिंग है सर। कितने हैं? मेरा ख्याल है कि अगर अभी भी देखा जाए तो 50 प्लस तो होंगे। कितनी सीटें थी पीटीआई की पठानों की? सर 7 उर्दू स्पीकिंग ने तो वोट 7 दिया था, पीटीआई को 7 सिर्फ नहीं, नहीं, पठानों ने प्योर नहीं दिया। पठान, प्योर पश्तो स्पीकिंग 7 आदमी जीते थे पीटीआई के। जो मगर उनको पश्तो वोट उर्दू स्पीकिंग ने भी दिया था ना सर। मेरी बात सुन लेना यार। पीटीआई के 2018 में 14 एमएनए थे। 14 में से 7 या 8 प्योर पठान थे, जो पठानों के इलाके से जीते थे। तो तुम कैसे कह रहे हो कि महाजिरों के पास मेजोरिटी है कराची की? ठीक है, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, कितने आबादी है कराची की? अगर 3 करोड़ की आबादी है तो मैक्सिमम महाजिर 50 लाख 70 लाख होगा। बाकी तो कोई और रहता है ना, वो हमारे भाई नहीं है, उनको मार के फेंक दें। क्या कह रहे हो तुम मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? सर एडमिनिस्ट्रेटर वाइज तो बेहतर हो जाएगा मैं ना, आपसे सॉरी, गवर्नेंस वाइज तो बेहतरी मैं आ आपसे जाएगी ना। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फिर मैंने कहा ना कि हमेशा प्रोविंसेस दुनिया में बनते हैं लिसानी बुनियादों पर। मुझे इंडिया का प्रोविंस बता दो कैसे बना? लिसानी बुनियादों पर बना ना। सर अब जरा मुल्की सियासत की बात कर लेते हैं। नहीं, आपने सियासत पे बात नहीं करो, आगे चलो दूसरी बात। सियासत पे बात कंट्रोवर्शियल हो जाती है। हल्की फुल्की कर लेते हैं सर। नहीं, अभी चलो। आपने ये देखा, इमरान खान को सजाएं हुई नहीं, हैं। इमरान खान वाला देखिए ना, ये बड़ा सेंसिटिव मसला हो चुका है। आप अगले सवाल कर ले मेरे से कोई और। सियासत से बात आप अगला सवाल करें, बाद में हम आगे आ जाते हैं। अच्छा, और अगर हम इसकी बात करें फैज हमीद साहब को जो सजा हुई है। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये बड़े सेंसिटिव मैटर्स हैं। मुझे उसके बारे में कोई इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं उसके बारे में कमेंट कर दूँ, वो फिर गलत उल्टा-पुल्टा कोट हो जाता है। मैं अच्छा कि अभी पीटीआई और हुकूमत के दरमियान कोई मुज़ाकरात की बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात होने के लिए जा रहे हैं। तो आपको इनसे उम्मीद है? कुछ किनसे? उम्मीद नज़र आ रही है कि इस मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा? किनसे मतलब किसकी बात कर रहे हो? हुकूमत और पीटीआई के बीच में मुज़ाकरात हो रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान। कौन-सी पीटीआई? सर वही जो जिसको वोट मिले हैं उसी की बात कर रहे हैं। नहीं, नहीं देखिए, कौन-सी पीटीआई? जो असेंबली में बैठी है, वो? हुँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं तो जो असेंबली में बैठी है और जो इमरान खान की पीटीआई वो अलग-अलग मैं है आपसे क्या? पूछ रहा हूँ कि कौन-सी पीटीआई? एक पीटीआई असेंबली में बैठी है, हाँ। एक पीटीआई अडयाला जेल के बाहर बैठी है। कौन-सी पीटीआई की बात कर रहे हो तुम? सर मेरा ख़्याल है कि मुज़ाकरात तो असेंबली वालों से होंगे ना? जो असेंबली रहनुमा। वालों से मुज़ाकरात की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा। कर लें। मगर जो आप समझते हो पोटेंशियल मसला है, वो इनसे मुज़ाकरात करके क्या फ़ायदा होगा आपको? अगर वो इनको उन दूसरी वालों का कंसेंट हासिल है? मेरा सवाल है आपसे। आप बताएँ क्या इनका इनके पास उनका कंसेंट है? नहीं, वे देखिए मामला तो क्या खराब थे ना अली। सलमान अकरम राजा और गौहर जो भी है, गौहर क्या नाम है उसका? बैरिस्टर गौर, हाँ। जो भी है उसका एमएलए है, हाँ। वो क्या एक पेज पर हैं? पहले दोनों एक पेज पे नहीं है, मेरा ज़ाती व्यू है। मेरा ज़ाती व्यू है। तो अगर वो दूसरे वाले अगर एक पेज पे नहीं है, तो जो मेरा ख्याल है जो पॉलिटिकली बेटर करता है पब्लिक में, वो तो वो लोग हैं ना जो अडियाला जेल के बाहर बैठे होते हैं, उसकी बहनें जो हैं, अगर उनका भी आई डोंट नो किस हद तक इन्फ्लुएंस है। तो आपको अगर अगर बातचीत ब्रॉडर स्पेस में होगी तो वो तो दोनों के साथ होनी चाहिए ना, क्या ख्याल है? तो आपको ये मामला निपटता नज़र नहीं आ रहा? मतलब इसी तरह एहतजाज होते रहेंगे तो पॉलिटिकल सर्टेनिटी तो नहीं आएगी फिर मुल्क में, जब तक अगर हम पीटीआई सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात है, अगर हम उ उसका मामला हल नहीं करेंगे, तो ओवरऑल ये हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे मुल्क के लिए, फ्यूचर के लिए आपके ख़्याल में अच्छा है या आपके ख़्याल में सेटल हो चुका है? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि अ, जो पीटीआई वालों ने इन द टाइम ओवर द टाइम बहुत कुछ लूज़ किया है। पीटीआई वालों ने या इमरान खान ने? पीटीआई और इमरान खान एक ही चीज़ है ना। बाकी पीटीआई वाला अगर सपोज़ करें कि गौहर अली खान खड़ा हो जाता है इलेक्शन में और उसको ख खान साहब की सपोर्ट नहीं मिलती, तो कितने वोट मिलेंगे उसको? ठीक है ना? तो मैं पीटीआई इमरान खान को एक ही शब्द में देखता हूँ, उन्होंने बहुत लूज़ किया है और अ, एट द एंड ऑफ द डे आपको उनको अ, पाकिस्तान के वफ़ाद के लिए बैठना पड़ेगा साथ और अ,
और जैसे मैंने आपके प्रोग्राम पहले प्रोग्रामों में भी कहा कि जहाँ पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर मर्ज हो जाते हैं। हुँ, जब सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर मर्ज हो जाते हैं तो पॉलिटिशियंस के मैटर्स को पॉलिट जैसे अब फॉर एग्जांपल अब जो जो 9 मई का किस्सा है वो सिविल मैटर नहीं है, क्रिमिनल मैटर है। हुँ, ठीक है ना? एक बंदा एहतजाज कर रहा है, एहतजाज करते आपने पकड़ लिया तो वो तो सिविल मैटर है ना। हुँ, मगर अगर वो जाके आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो जाकर जिन्ना हाउस पे हमला कर रहा था, तो वो फिर एक क्रिमिनल मैटर बन जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किसी ना किसी तरीके से क्रिमिनल मैटर में जाके फंस जाती हैं ठीक है। और जब वो फंस जाती हैं तो उनके लिए वापसी का रास्ता नहीं निकलता। सर 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब हमारी अदालतें आज़ाद हैं, अब इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। यार मैं इस पे एक लाइटर नोट पे कहना चाहता हूँ, मुझे 75 साल तारीख में वो एक दिन बता दो जिस दिन अदालतें आजाद थी। एक दिन बता दो, एक बंदा फैसला बता दो जिसको मैं ये कहूँ कि यार ये फैसला जो है ना पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ी बिल्कुल गौर किसी चीज के खिलाफ हो गया और पाकिस्तान की अदालत ने फैसला कर दिया। चलें मैं अपना सवाल थोड़ा-सा तब्दील करके दोबारा जी। करता हूँ। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद क्या हमारी अदालतों की परफ़ॉर्मेंस पहले से बेहतर हो जाएगी या अदालतों का बिल्कुल ही भट्टा बैठ गया? देखिए मैंने आपको दोबारा मैं आपको सवाल को दोबारा प्रेस करूंगा कि क्या कभी किसी सियासी मैटर के केस पर जिसमें सियासी या आईनी मैटर का केस हो, क्या कभी हमारी अदालतों ने सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की है? तो आप ये कह रहे हैं कि हमारी अदालतें शुरू से ही कंप्रोमाइज़ हैं? आप बता दें। मैं बता रहा हूँ ना आपको, बताएँ मुझे। आप बताएँ ना जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस मुनीर, जस्टिस सारे ये सारे जस्टिस जो थे, इन्होंने क्या किया पाकिस्तान में? कोई बताए ना कोई जस्टिस नसीम हसन शाह, उसी ग्राउंड पे नवाज शरीफ की असेंबली बहाल हो तो गई। सर अगर ये पहले से ही मैनेजेबल थे तो ये फिर ये करने की क्या ज़रूरत थी? नहीं मेरा मेरा अपना ख़्याल है, मैं तो ये समझता हूँ, मेरा ज़ाती व्यू है कि ये जो जुडिशरी में हुआ है ना, ये एट टाइम्स होता ये है कि हमारे यहाँ लोग जो है ना वो ओवरडू कर देते हैं। जो फैज़ ईसा थे ना, उन्होंने बाद जगह पे ओवरडू कर दिया था। काज़ी फ़ायज़ साहब। हैं? काज़ी फैज़ ईसा सॉरी हुँ, पता नहीं फैज़ साहब का नाम क्यों नहीं फैज़ ईसा की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा सर अभी हमारे फ़ौजी जो हैं अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल बहाल करने के लिए जान के नज़राने भी दे रहे हैं, शहादतें भी मिल रही हैं उनको। मगर टीटीपी से बात जो है वो बनती हुई नज़र नहीं आ रही। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि रियासत की रिट को तो चैलेंज नहीं किया जा सकता, जो करेगा तो वो फिर भुगतेगा भी। आपके ख़्याल में असल टीटीपी का मसला है क्या? अच्छा जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और मैं समझता हूँ कि आज जो अ, जनरल साहब ने जो बात की थी पिछले दिन कन्वेंशन सेंटर में कि जिहाद का हुक्म सिर्फ़ स्टेट दे सकती है। रियासत दे सकती है, फ़तवा है। ये बात हमें 40 साल पहले करनी चाहिए थी। हमने 40 साल तक हम मदरसों में जिहाद का हुक्म देते रहे, फतवे देते रहे, ठीक है? तो उससे ये हुआ और अगर तुम मेरी शख्सियत को फॉलो करते रहे हो, तो मैं शायद पाकिस्तान का उन चंद लोगों में हूँ, जो तालिबान का उस वक़्त भी मुखालिफ था जब तालिबान फ़ेवरेट थे। मैं तालिबान का उस वक़्त भी मुखालिफ था जब लोग तालिबान से बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा थे। मैं आपको इस पूरे किस्से की एनाटॉमी बताता हूँ। देखिए फैसल साहब हुआ ये कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि एक एनलाइटेंड पढ़े-लिखे, बगैर बारिश मेरे हिसाब से एहले-तशी लीडर थे, उन्होंने ये मुल्क बनाया। हुँ, उसकी जो फंडामेंटल्स थे, उसकी जो तहरीक थी, उसकी बुनियाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, जो कि बनी ही इस बात पे थी कि वो अंग्रेज़ी तालीम और सेकुलर उस तरह तरीके से चलते हैं।
ये मुल्क बन गया, उस मुल्क के बनाने में किसी किस्म का कोई रोल नहीं अदा किया या कोई आइडियोलॉजी को नहीं अडॉप्ट किया गया, जिसकी बुनियाद मज़हबी निज़ाम हो, हुँ, ठीक है? ये जब ये बन गया, तो 3-4 आदमी पाकिस्तान में आए और उनमें सबसे आगे आए, जिन्होंने आकर 1949 में या 48 में आकर एक बयान दिया कि हम दिफाज़ इस्लाम तहरीक शुरू की, और उस आदमी का नाम था मौलाना अबुल आला मौदूदी। उस आदमी ने ज़िंदगी भर कभी इस कॉन्सेप्ट की कोशिश पाकिस्तान को ज़हनी तौर पे कबूल नहीं किया था, मगर जब ये मुल्क बन गया तो वो निफ़ाज़ इस्लाम के दाई बन गए, ठीक है? सर अवाम ने क्यों लाइक किया उनको? सुन लो, मेरी बात पूरी करने दो, ठीक है? वो दाई बन गए। उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम, जो कि जमीयत उस्माए हिंद की आज भी मानने वाली है, जो कि पाकिस्तान की मुखालिफ थी, वो भी इस्लाम के दाई बन गए। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो फ्रंटियर और बलूचिस्तान के पश्तो बोलने वाले इलाके हैं, जो लोग हैं, वो लोग मसलकन देवबंदी हैं, ठीक है। और देवबंदी की भी एक्सट्रीमिज़्म शक्ल है थोड़ी-सी। ये लोग जाकर जमात इस्लामी और जमीयतुल इस्लाम उन इलाकों में अपने तौर पे उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, और इसके अगेंस्ट जो बाकी पाकिस्तान है, उसने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया इस बात पर कि हम इनको नहीं मानते। 2 बिल्कुल अलग-अलग ब्लॉक बन गए। एक वो बन गए, एक ये बन गए। अच्छा, अब ये जो इधर वाले थे, जो हमारे जो 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 नॉन वो तो मौलवी थे ना, जो फ्रंटियर में बैठे हैं या बलूचिस्तान में बैठे हैं, वो तो मौलवी थे। जो इधर वाले जो मौलवी थे, जो लाहौर, कराची में मदरसे, स्कूल, कॉलेजेस थे, जमात इस्लामी, जमीयतुल इस्लाम, फजलुर रहमान, ये वो अगड़म-बगड़म जो सारे इकट्ठे हुए, अब इनको कभी पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिली, हुँ, ठीक है? पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिली, मगर इनके दिमाग में ये था कि हम कभी इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफ़िज़ करेंगे। जब वो सबसे बड़ी गलती मौलाना मौदूदी ने 1953 में की, जब उन्होंने ये कहा कि जमात इस्लामी इलेक्शन में हिस्सा लेगी, जिसके बेसिस पे अभी इस्लाही ने इलेक्शन छोड़ दिया। तो ये इलेक्शन में बार-बार पिटते रहे, इन्हें कभी इलेक्शन में वो लोग जो फ्रंटियर की एक एक इलाका और बलूचिस्तान का एक इलाके के अलावा कभी इनको 4 वोट नहीं मिले, ठीक है? ये पिटते रहे, और या कराची की कुछ लोग। तो फिर इन्होंने मदरसे और ये चीज़ें बनाई, और वो मदरसे बड़े यूज़फुल हैं, सब कुछ है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मगर उन मदरसों में कुछ तलबा इन्होंने पैदा किए, हुँ, जो कि वो सोच रखते थे, जो कि वो सोच थी जो कि देवबंदियों की एक्सट्रीमिज़्म सोच थी। और इन दोनों को मिल के एक फ़ोर्स तैयार हुई, जिसका नाम था तहरीक-ए-तालिबान-ए-पाकिस्तान, जिसकी एक्सट्रीमिस्ट शक्ल लाल मस्जिद थी। वो तो अब भी मौजूद है। जिसकी एक्सट्रीमिस्ट शक्ल लाल मस्जिद थी, और उसकी हल्की शक्ल जो है वो है दारुल उलूम कोरंगी। दोनों एक ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। मतलब वो भी यही है, वो भी दोनों एक हैं, मतलब वो बंदूक लेके खड़े हैं, मगर मसलकन, तबीयतन वो दोनों एक हैं। तबीयतन दोनों एक हैं। ठीक है? मैं क्यों कह रहा हूँ तबीयतन एक है? यही बता आपको क्लैरिफ़ाई कर देता हूँ कि सर वो अगर नहीं, एक्सट्रीम सुन ले, शक्ल है, तो मेरी उसको एक्सट्रीमिज़्म तो वैसे मेरी ही एक बात मेरी एक बात रियासत में नहीं होना मेरी चाहिए, एक तो वो बात क्यों है मेरी फिर? एक बात है, तुम चाहे शायद उसको काट दो, मगर मैं कह देता हूँ। तबीयतन और मसलकन एक हैं, क्योंकि लाल मस्जिद वाले भी ये कहते थे कि यज़ीद ठीक है, हुँ, और दारुल उलूम से भी एक एक किताब छपी, जिसने कहा यज़ीद को जस्टिफ़ाई कर लो। कौन-सी किताब नाम बताएँ? आप देखिए उसका तबसरा, उसपे शायद तबसरा, उसपे उसका जो प्रिएम्बल है वो तकी उसाली साहब ने लिखा है। तो मसलकन एक है, ठीक है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर यज़ीद के रिश्तेदार हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छी बात है, हो ईद के रिश्तेदार, हमें कोई परेशानी नहीं है,
ठीक है, किताब का नाम बता देना मैं ताकि नाम मैं मैं फिर कह रहा हूँ, उनसे अगर मेरी मैं मुलाकात सिर्फ ये कह कभी रहा हूँ, हो नहीं मगर आप उनसे या पूछ कभी ले, इंटरव्यू आप करूं उनसे तो मैं उनसे पूछ लेना, पूछ लूंगा। आप उनसे जाके पूछ ले कि आपका क्या व्यू है। जो लोग नारे लगाते हैं कि एक आदमी की सियासत जिंदाबाद, मौला अली के सामने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक आदमी की सियासत जिंदाबाद, ये नारे लगते हैं ना, यजीद की सियासत, हैं? यजीद की सियासत, यजीद की नहीं, फिर माविया की सियासत। अच्छा मान, ठीक है, अगर आप कहते हैं माविया की सियासत जिंदाबाद, तो किसकी सियासत, माविया के सामने कौन सियासत कर रहा था? अली कर रहे थे ना। तो अली की सियासत कौन, क्या मुर्दाबाद हो गई ना। तो ठीक है, हमें तो बड़ी खुशी है कि माविया की सियासत जिंदाबाद हो रही है। मैं अहले तशी कह रहा हूँ कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई कहता है माविया की सियासत जिंदाबाद। मैं कहता हूँ मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला आपको क़यामत के दिन माविया के साथ ले जाए, मुझे अली के साथ ले जाए। ठीक है, मगर आप ये कहें कि माविया और अली साथ साथ थे, ये मैं नहीं मान सकता। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने सिफीन में जंग लड़ी थी। ठीक है ना, तो ये फिर अल्लाह ताला आपको, तो मैं कह रहा हूँ दोनों एक ही थे। वो एक्सट्रीमिस्ट किस्म है, बिनोनी टाउन वाला, ये जरा हल्की किस्म है, थोड़ा फर्क है, 19-20 का फर्क है, मसलकन एक ही है। मसलकन, मैं मसलकन कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, इनमें कोई असला बंदूक कुछ नहीं है, ये बिल्कुल इनके पास। सर ये लोग तो एक तरह से अच्छा सुन काम लो नहीं ना, कर रहे, बात मईशत सुन में लो ना, हिस्सा मिला रहे हैं, मुझे बात को पूरा करने दो ना। बैंकिंग में अभी हिस्सा मिला रहे हैं। इन्होंने, अभी जनरल साहब ने जहाँ फंक्शन किया, उस फंक्शन में ये सारे नहीं गए। हाँ, मैं उस सवाल पे आपके पास आ रहा हूँ, मेरा अगला नहीं सवाल गए उसी ना, से रिलेटेड था। नहीं गए ना, तो क्या अफगान, सुन लो मेरी बात, हाँ, नहीं गए ना। जी, उसके बाद उन्होंने सबने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तुमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी नहीं सुनी होगी, मैंने उसका एक एक लफ्ज सुना है, और मुझे इतनी खुशी हो वो सुन के। मैंने कहा यार आज ये वो बोल पड़े जो हम इनसे 25 साल से बुलवाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा यार जैसा भी है, अफगानिस्तान हमारा बिरादर मुल्क है, उसके खिलाफ जंग नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा यार यही मैं तुमसे कहलवाना चाह रहा था, यही मेरे दिमाग में था। वो बिरादर मुल्क है जो इंडिया जाके, तो सर टीटीपी की तो नहीं यार कहते ना, मैं पूछ रहा हूँ अफगान टीटीपी, मैं कह रहा तालिबान हूँ की बात कर रहे हैं। तहरीक तालिबान, अभी टीटीपी की बात नहीं कर रहा, तालिबान की गवर्नमेंट का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया गया था। जी जी, क्या करने गया था? और जंग के दिनों में गए थे। क्या गया था? मिठाई खाने गया था। इतनी खुशी हुई मुझे जब वो इंडिया गया ना, मैंने कहा यार चलो अल्लाह का शुक्र है कि दिन, हमारे दिन पूरे हो गए, हम जो कहते थे वो सही साबित हो गया। मैंने कहा यार ये हम 25 साल से कह रहे थे, ये इसने खुद कर दिया, और वो उसको देवबंद ले गए, और देवबंद में उसका इस्तकबाल भी हुआ, याद है। तो सर फिर आपके ख्याल में पिछले 50 अच्छा अब सुने, साल से ही हम गलत अब थे सुने, अब सुने, अब सुने ना, अब कि सुने। पहले ज़ियाउल हक अच्छा के अब दौर ये में, इसमें अब टीटीपी हो या अफगानिस्तान की टीटीपी हो, वो बेचारे मजबूर है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं उनको बुरा नहीं कहता। टीटीपी पाकिस्तान और टीटीपी अफगानिस्तान एक ही चीज है, हो नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है ना। ये पॉसिबल नहीं है कि आप कहें कि इधर वाला टीटीपी सही है, उधर वाला टीटीपी गलत है। अच्छा अब क्या है प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने सबने मिलके ये फैसला कर लिया है कि हम पाकिस्तानी माशरे में सो कॉल्ड इस्लामी इनकलाब नहीं ला सकते। जब तक शब्बर जैदी जैसे साहब जैसे बंदे बैठे हैं, ये हमारी जिंदगी अजाब करते रहेंगे। ठीक है, नहीं सर, इस्लामिक इनकलाब की बात ये लोग तो नहीं नहीं करते, वो नहीं, तो ये टीटीपी वाले नहीं, करते हैं। बात तो निजाम की करते ना, निजाम 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 करते ना। अच्छा इनको निजाम का भी नहीं पता, मैं उससे बाद में आता हूँ। इनको निजाम का कोई नहीं पता, ये ऐसी ड्रामेबाजी है, इन्हें कुछ नहीं पता। वो लगे रहते हैं। उस दिन मैं देख रहा था अवैस जो शाह अहमद दुरानी का बेटा अवैस दुरानी कह रहा था कि आप लोग इकट्ठे नहीं होते, गलत इकट्ठे होते हैं। अब वो बेचारा बरेलवी भी साथ बैठा हुआ है, वो कह रहा है यार टीएलपी वालों को क्यों मारा। अब ये सारे जो है ना, अब जिसे कहते हैं ना, मुझे बड़ी खुशी पे, मैंने वो बड़ी बड़ी मुझे कहते हैं ना एक्साइटमेंट के साथ मैंने वो देखी। मैंने कहा यार अच्छा, उसमें हमारे अहले तशी भी थे, हमारे अहले तशी भी थे। मौलवी तो मौलवी होता है ना, वो तो उसको तो बैठ रहे हैं, तो वो भी बैठे हुए थे। मैंने कहा यार ये क्या कह रहे हैं। अच्छा ये बेचारे जनाजा पढ़ाना, निकाह पढ़ाना, तलाक पढ़ाना, इसके काम के थे ये बेचारे। अब उनको आपने जरा बड़ा काम दिया, वो उनसे सबला नहीं। ठीक है ना, ये बेचारे इस काम के थे, ठीक है, फेयर इनफ, कोई अच्छी बात थी। अब इन्होंने जरा बड़ा काम पकड़ने की कोशिश की, मुफ्ती रामनी बैठे हुए थे, वो भी बड़े तल्ख गुफ्तगू कर रहे थे बेचारे, उनको भी दिल में तलखी थी कि रियाजुल कमेटी भी चली गई, सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। और मुफ्ती मुजर रहमान के, मैं उनकी तौबा को कबूल करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है, मैं तौबा को कबूल करता हूँ। मैंने अपने कानों से इन कानों से उनको उस जलसे में बैठे देखा है जिसमें यजीद जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। अच्छा, बदर रोड पे हुआ था, याद है?
हुआ था नहीं हुआ था, आप तो नहीं, मेरी आप नजर से नहीं बंदर गुजरा, बंदर मगर रोड पे हुआ था ना, जलसा हुआ था एक। और उन्होंने बाद में माफी मांगी कि मैं ठीक उस है। जलसे में मौजूद था या कुछ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, समथिंग लाइक दैट। आपके ख्याल में अगर अब हमारे अच्छा, अब ये कहानी हमारे मजहबी तबके में उलमा कराम, अगर मैं कहूँगा तो आप बुरा मान जाएंगे, तो हमारे मजहबी तबके में ये नरम गोशा क्यों है अफगानिस्तान के लिए? इसलिए नरमगोशा है कि अफगान तालिबान जो है वो मजहबी निज़ाम चला रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है कि ये निज़ाम यहाँ भी आए, बिल्कुल जायज़ उनकी ख्वाहिश बिल्कुल जायज़ है यार, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर तुम ये सूट पहनते हो और ब्राउन शर्ट पहनते हो, वो भी चाहते हैं कि ब्राउन शर्ट और सूट पहने। तो किसने मना किया पहनने? हम नहीं चाहते ना, आप समझ नहीं रहे। अच्छा, आप नहीं। देखिए उनकी, ये सारे नहीं चाहते ना, ये सारे जो बैठे हैं ये नहीं चाहते ना, तो उनकी तो ख्वाहिश है। अच्छा वो इधर मारे हम उनकी बात नहीं मान रहे, आवाम उनकी बात नहीं मान रही, तो वो बेचारे क्या करें? वो अपने शागिर्दों को मार दें, क्या करें? जितने भी बंदे हैं, क्या हक्कानी जो है तालिबान का जो मिनिस्टर है, जो हक्कानी मिनिस्टर है ना, इंटीरियर का जी, शायद जी, मिनिस्टर जी, है, जी। क्या वो कराची के मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं है? हुँ, मुफ्ती हब्तुल्लाह जो है, हिब्तुल्लाह, आपने उस प्रोग्राम को देखा नहीं? उसमें फजलुर रहमान साहब हिब्तुल्लाह को मिलने गए थे, पता है आपको? हुँ। क्यों गए थे? तो इसका मतलब है हिब्तुल्लाह और फजलुर रहमान साहब एक ही बात कर रहे हैं ना, मसलक एक ही है ना, मसलक एक ही है ना, तो वो मसलक बड़ा अच्छा है। मगर ये मैं फजलुर रहमान साहब को बता सकता हूँ कि वो मसलक कभी दरियाए सिंध क्रॉस नहीं करेगा। दरियाए सिंध के इधर जो आएगा ना, सर, मौलाना फजलुर रहमान को आप टीटीपी से कहाँ मिला रहे हैं? वो हमारे मौलाना सियासी फजल सेटअप में हैं, वो मौलाना इलेक्शन लड़ते फजलुर हैं, रहमान ने हमारी स्टेट की मैं नीति टीटी को से नहीं मिला कबूल रहा, करते हैं। मैं टीटीपी से वो नहीं तो मिला रहा, चैलेंज कर रहे हैं ना मैं सर। अफ़गान तालिबान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने टीटीपी से बात नहीं की, मैंने कहा हिब्तुल्लाह से मिलने गए थे। ठीक है। मैं प्लीज डोंट मिक्स विद टीटीपी। मैं कह रहा हूँ मौलाना फजलुर रहमान अफगान तालिबान से मिलने गए थे और उन्होंने कहा मैं सारी मैटर्स हल करके आ गया था। जी। आपने इंटरव्यू सुना है ना? जी, जी। तो वो हल करके आ गए थे। तो वो हल क्यों हमारे लोगों ने क्यों नहीं हल होने दिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो अपनी बात से फिर गए। कौन फिर गया? यही कहा जाता है कि तालिबान कहते कुछ हैं, कौन करते कुछ फिर हैं। गया? कराची अफ़गान और हुकूम वो वाले या ये वाले? वो वाले। खत्म हुई बात। फिर इसका मतलब है फजलुर रहमान साहब गलत आदमी को मिलके आ गए थे ना। फजलुर रहमान साहब हिब्तुल्लाह को मिलकर आए थे और उन्होंने कहा कि मैंने सारे मसले हल कर दिए थे, लोगों ने मेरे बात नहीं मानी, मैं तो सब कुछ हल करके आया था। मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फजलुर रहमान साहब को, मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब को, तकी उस्मानी साहब को, जमात इस्लामी को। अच्छा जमात इस्लामी इस्लामी जमात उसमें नहीं थी, हुँ। ठीक है? मैं इनको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सारे जन्नत में जाने वाले हो, सीधे स्ट्रेट, ठीक है? मगर आपका जो व्यू है ना, हम सारे गुनहगार हैं, हम आपका व्यू नहीं मानते। प्रॉब्लम ये आ गई है। हम सारे गुनहगार हैं, ये सारे जो बच्चे बैठे लड़के बैठे हैं, ये गुनहगार हैं। ये बेचारे उनकी बात नहीं मानते क्योंकि शाम को जाके इन्होंने वीडियो देखनी है। सर देखिए, आप नहीं माने, बहुत से लोग नहीं मानते, मगर नहीं, कब मेजॉरिटी नहीं अगर मानती ना। आज आज नहीं, आज फजलुर रहमान जो है मेरी वो बात जलसे समझ का नहीं रहे, ऐलान मेरी करें तो बात समझ लाखों लोग आ जाते हैं। जमात इस्लामी एक बहुत बड़ा शो मीनार-ए-पाकिस्तान पे किया। लोग तो मान रहे हैं ना सर। फजलुर रहमान साहब इतनी बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं लाहौर में, हाँ। मीनार-ए-पाकिस्तान में। एक काउंसलर है उनका पंजाब में, एक काउंसलर है, एक एमपी है। तो ये फिर इतने पैसे लेके आते हैं लोग, मैं इतने पूछ रहा हूँ कि टीएलपी का इस वक्त सिंध में काउंसलर है, पता है आपको? कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो खारादर का काउंसलर है वो टीएलपी का है, पता है आपको? जी, जी। ठीक है? इनका काउंसलर है पंजाब में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं, कोई काउंसलर क्यों नहीं। नहीं है? पीपल्स पार्टी का भी गालिबन नहीं है शायद। नहीं है ना? तो फिर इसका ये तो मान लें कि पंजाब में नहीं है। पंजाब में कभी जमीयत उलमाए इस्लाम का कोई आदमी एक काउंसलर का सीट जीत सका है? तो इसका मतलब है कि ये जमहूरी निजाम में बुरी तरह रिजेक्टेड है, मानते हो? तो आपके ख्याल में अगर ये लोग इतने हल्के लोग हैं और इनके हल्के नहीं है, तो आप मेरी बात नहीं समझे, हल्के नहीं है, बहुत भारी है, ये बहुत भारी है। यही तो रुकावट है सारे मसले की। ये हल्के अगर होते तो मुसीबत क्या थी? ये बहुत भारी है, ये बहुत भारी है, हल्के नहीं है ये अपने 60,000 वो तो ताहिर शर्फी साहब 30 लाख कह रहे हैं, ये 30 लाख बंदों को सड़क पे लाने की हिम्मत रखते हैं और ले आएंगे शायद सड़क पे 30 लाख को, मगर ये वोट 100 भी डलवा सकते हैं, ये मुसीबत है। तो सर आपके ख्याल में अगर ये लोग अफ़गान इश्यू के ऊपर हमारी फ़ोर्सेस के साथ नहीं हैं या रियासत के साथ नहीं नहीं है। हैं, तो फिर हम
क्या ये सकत रखते हैं कि हम वो मसला हल कर लेंगे इनके बगैर? इनका असर रसूख तो है ना अफगानिस्तान पे, वहाँ की जो लीडरशिप है, उनके बहुत से लोग यहाँ के मदरसों से पढ़े हैं, इन्हीं लोगों के हाथों से पढ़े हैं। तो आपके ख्याल में अगर ये लोग अपना वज़न नहीं डालेंगे पलड़े में, तो हम हैंडल कर लेंगे उनको? तो सही हमें हमारी अफ़वाज को, पाकिस्तान की फ़ौज को सही नहीं होना, इनको सही होना है। इनको समझ आनी चाहिए कि अगर ये पाकिस्तान के वफ़ादार हैं, पाकिस्तान के आइन के वफ़ादार हैं, तो इनको उनको जाके समझाना है कि तुम्हारे दिन पूरे हो जाएँगे अगर तुमने पाकिस्तान की रियासत से पंगा लिया। ये मैं कह रहा हूँ। ठीक ये है। मैं कह रहा हूँ कि अगर तुमने पाकिस्तान की रियासत से पंगा लिया और तुम जाकर इंडिया की गोद में बैठे। देखिए 2 चीज़ें हैं ना, एक आपने पाकिस्तान की रियासत से पंगा लिया है, दूसरा आप इंडिया की गोद में बैठ रहे हो ना। आप 2 गलतियाँ कर रहे हो ना। एक तो आप जाके पाकिस्तान की रियासत के मुखालिफ हो गए, दूसरे आप इंडिया में जाके बैठे हो। अच्छा सर, इंडिया से याद आया, मुझे ये बताएँ कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान का रिएक्शन भी सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। अब कोई सुना है कि दोबारा किसी हमले की तैयारी कर रहे हैं मोदी साहब। यार उसकी आपको लगता है कि देखिए ये हमला दोबारा देखिए हो मेरी सकता है? बात सुनिए, ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, इस पे आप छोड़ आगे चलें। सर मैं देख रहा हूँ नहीं, आज आज बड़ा सँभल के बोल रहे हैं आप। नहीं मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। इसकी चंदो इंडिया पे नहीं इसकी बोल रहे, फैज़ हमीद सवाल पूछा वो नहीं, नहीं कह रहे, इमरान खान पूछा वो नहीं कह नहीं रहे। आप बस आगे चलें। सब आप खैर है सर, आपका ये आ, स्टाइल नहीं है ये। आगे चलें, आगे चलो, आगे चलो। नहीं मैं इसकी देखिए ना वो फिर मैं कह रहा हूँ बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं इस वक़्त। वो चीज़ें सेंसिटिव हो गई है, मैं ये कह रहा हूँ। इस पे कमेंट करना मेरी हैसियत के मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए मैंने फॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली इतनी बड़ी मेरी व्यूअरशिप हो गई है जी, जी। कि मेरी छोटी-छोटी बातों को लोग गलत यूज़ कर लेते हैं। हुँ। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई बात गलत यूज़ हो या गलत जगह कोट हो जाए, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। अब देखिए भी ना, आप पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती के हामी हैं, अच्छे रिलेशंस होने चाहिए या बिल्कुल जंग ही हल है इन पड़ोसी दोनों के का? साथ जंग नहीं हो सकती। गो के हमारी 3-4 हो चुकी हैं। नहीं होनी चाहिए ना। यार इंग्लैंड की और फ्रांस की 100 साल जंग रही है, 100 साल। 100 साल, 100 इयर्स। जर्मनी और इंग्लैंड ने 2 वर्ल्ड वॉर लड़ी हैं। बिल्कुल। दोस्ती है ना, नहीं ईयू में है या नहीं है? तो ये तो गलत बात है ना कि हम ये कहें कि नहीं जी हम हो जाएगा मसला हल हो जाएगा। देखो एक और बात याद रखो, इंडस वाटर ट्रीटी है, पानी बटेगा ना। तो इंडस वाटर पर आखिर एट द एंड ऑफ द डे बैठ के बात ही करनी पड़ेगी ना। सर अभी तो मुअत्तल हुआ हुआ है वो क्या? इंडस नहीं, वाटर नहीं, ट्रीटी। ऐसा मुअत्तल वगैरह कोई नहीं हुआ। अभी पानी आ रहा है यार। अभी पा अगर पानी नहीं आएगा तो नहरें बंद हो जाएँगी यार। सही। क्या बात कर रहे हैं आप? धुरंधर मूवी देखी है आपने? अरे पूरी नहीं देखी थी सुन मैंने नॉट एग्ज़ैक्टली नहीं देखी। हाँ, सही है। कैसी लगी? मतलब रियलिटी दिखाई है? यार देखो, मुझे बताओ, तो धुरंधर में हुआ है, क्या ये चीज़ हमने कराची में देखी नहीं है क्या? क्या ये पाकिस्तान की यूट्यूब में 100 प्रोग्राम इस रिवॉल्यूशन से पहले नहीं आ चुके, जिसमें कहा गया है किसी आदमी के सर से फुटबॉल खेली गई? ये है या नहीं है? ये हमारी वीडियो थी जो आप रेफरेंस दे रहे हैं 2 मिलियन से ऊपर जा चुकी है। हाँ, हुआ था ना? जी, जी। तो फिर अगर वो दिखा रहे हैं तो फिर हमें क्या तकलीफ है? हुआ ना ये शहर में, जी, जी, बिल्कुल। शहर में हुआ ना, फिर? तो शब्बर साहब इसका क्या रीज़न है कि हमारी स्टोरीज़ को कहानियों को उठाकर इंडिया फ़िल्में बनाता है, हम नहीं बनाते। जबकि ड्रामे हम बहुत अच्छे बना लेते हैं। इसका क्या रीज़न है आपके ख़्याल में? ड्रामा ड्रामा चलता है टीवी पर, छोटी स्क्रीन। फ़िल्म चलती है सिनेमा हाउस में। हमने सिनेमा हाउसेस बंद करा दिए इसलिए फ़िल्म इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती कभी। लॉजिकल समझे मेरी बात को। हुँ, क्योंकि फ़िल्म चलती है सिनेमा हाउस में। हमने सिनेमा हाउसेस को बना दिया सबको प्लाज़ा प्लाज़ा। और हमने सिनेमा हाउसेस पे इतनी ड्यूटी दी और हमने उनको प्रमोट नहीं किया और हमने कहा कि सिनेमा फ़ाहशी का अड्डा है और ये है और कभी तस्वीर पे लगा दी तो आपने सिर्फ़ सिनेमा को बंद कर दिया। तो सिनेमा बंद होगा तो फ़िल्म बंद हो जाएगी, लॉजिकल बात है ना। जब सिनेमा बंद होगा तो फ़िल्म बंद हो जाएगी ना। ड्रामा तो छोटे स्क्रीन पे चल रहा है ना, ड्रामा ड्रामा तो ठीक बड़ी सिनेमा में नहीं चलता ना यार। ड्रामा तो सिनेमा में नहीं चलता ना। आप मेरी पॉडकास्ट में ये अक्सर कहते रहते हैं कि आप इस्लाम को पढ़ रहे हैं, कुरान पाक को पढ़ रहे हैं, काफ़ी वक़्त जो है आपका इस्लाम के बारे में पढ़ने के लिए गुज़रता है। अभी सर इंडिया में एक मुकालमा हुआ है और बहुत वायरल हुआ है। मुफ्ती शुमाइल थे इंडिया के और जावेद अख्तर साहब थे। खुदा के होने या ना होने पर एक बहस थी और मैंने पूरी नहीं देखी, थोड़ी-सी देखी है मगर जो एक तासुर ये मिल रहा है
कि हमारा जो मज़हबी तबका है वो मुफ्ती शुमाइल की ने जो उन्होंने लॉजिक दी और जिस तरह से अपना दिफा किया, तो उससे बहुत खुश है और अपनी फ़तह करार दे रहा है इसको। तो पहले तो ये बताएँ, आपने वो मुकालमा देखा था? देखिए, और मैं थोड़ा-सा आपको समझा दूँ। देखिए, आपने मेरी किताब रखी हुई है पीछे, मेरी जी, ऑटोबायोग्राफी, जी, आप आ ठीक है? रहे थे तो मैंने कहा कि अच्छा, इस ऑटोबायोग्राफी में मैंने एक चैप्टर लिखा है खुदा के होने या ना होने के ऊपर, ठीक है। ठीक है? और दोनों आदमी जो खुदा के होने और खुदा के ना होने पे बहस कर रहे हैं ना, वो दोनों गलत हैं। हुँ, और इस सिलसिले में खुदा के होने और खुदा के ना होने पर जो बुनियादी जो सवाल है ना, इस सवाल के ऊपर इस्लाम की तारीख में डिटेल डिस्कशन सिर्फ 2 इंसानों ने की है। एक डिस्कशन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने की है और एक डिस्कशन जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआओं में की है। हुँ, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में, अपनी नहजुल बलागा जो उनकी किताब है, खुतबों की किताब है, उसका पहला खुतबा जो है, वो उस पहले खुतबे की शायद पहली या दूसरी लाइन है, उसमें लिखा हुआ है कि तू वो है, जो मेरी इदराक से बाहर है। तो अगर दोनों, वो कह रहा है मुफ्ती शमाइल की मेरे इदराक के अंदर आ रहा है ना, तो मुफ्ती शमाइल भी फिर जाहिल है। अगर वो कह रहा है कि मेरी इदराक में आ जाए ना, अगर किसी के इदराक में खुदा आ जाए ना, तो वो उसकी इदराक ठीक नहीं है। हज़रत अली का कहना है कि तू वो है, जो मेरी इदराक से बाहर है। और वो जो कह रहा है कि नहीं है, वो भी बेवकूफ़ है, क्योंकि ये इदराक में आ जाए कि नहीं है, वो भी बेवकूफ़ है। हज़रत अली कह रहे हैं कि तू वो है, जो मेरी इदराक से बाहर है। अच्छा, अब मैंने इसका आंसर इस किताब में क्या दिया है? वो आंसर ये दिया है कि ये मेरा टेलीफ़ोन है ना, ये टेलीफ़ोन, ये 4G में सिस्टम में काम कर रहा है। खुदा की हकीकत अगर कोई है या नहीं है, वो 6G है, इसके अंदर नहीं आ सकती। हुँ, तो ठीक है। मज़हबी तबका जो है, वो भी बाय एंड लार्ज कोई अच्छी बात नहीं कर रहा, ठीक है? अब खुदा का होना या ना होना, सवाल ये नहीं है। और मैंने अपनी किताब में ये सवाल एक और तरीके से रेज़ किया है। वो सवाल मेरे लिए खुदा का होना या खुदा का ना होना रेलेवेंट ही नहीं है। आप इस्लाम के सुन ले बारे मेरी जी, बात, जी। बात सुन लो, मेरी पूरी बात सुन लो। ये रेलेवेंट ही नहीं है, ये सारे बंदे खड़े हैं, इनके लिए रेलेवेंट ही नहीं है। सिर्फ़ इनके लिए रेलेवेंट ये है कि ये मर जाएँगे जब, इसके बाद कोई ज़िंदगी है या नहीं है। इससे खुदा खुद ब खुद सामने आ जाएगा। अगर ये कह, अगर खुदा है या नहीं है और मेरी बाद वाली ज़िंदगी में कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो मुझे खुदा हो या नहीं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? हुँ, अगर खुदा खुदा है या नहीं है, ठीक है? और मेरी लाइफ़ आफ्टर डेथ है ही नहीं कोई, तो खुदा का होना ना होना इर्रेलेवेंट है, ठीक है? ठीक है। अगर मेरी लाइफ़ आफ्टर डेथ है, मौत के बाद कोई ज़िंदगी है या उसका कोई हिसाब है या कोई किताब है, तो फिर खुदा का होना और उसकी रेलेवेंस बनती है। ठीक है। तो मैंने इस किताब में, अपनी किताब में ये लिखा है कि 24 दिसंबर 21 दिसंबर 2024 को 8 बज के 35 मिनट पर मेरी वालिदा हयात थी और 8 बज के 35 मिनट पे वो दुनिया से चली गई। मैंने अगले दिन उनको अपने हाथ से ज़मीन में उतार दिया। अगर उनकी ज़िंदगी उस कब्र में उतारने के बाद खत्म हो गई, तो खुदा का होना या नहीं होना रेलेवेंट ही नहीं है। दुनिया की आबादी इस वक़्त 4.5 अरब से ऊपर है। उसमें से 3 अरब के लोगों का ये बिलीव है कि खुदा का होना नहीं होना रेलेवेंट ही नहीं है। हुँ, और वो बिल्कुल अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, मुसलमानों से बेहतर ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। उनकी ज़िंदगी इनसे मौलवियों से बहुत बेहतर है। उनके अखलाक भी बेहतर है, हर लिहाज़ से बेहतर है। तो वो खुदा के होने नहीं होने पे यकीन ही नहीं रखते और वो उसके बाद ये भी यकीन नहीं रखते कि उनके बाद लाइफ़ आफ्टर डेथ है। ठीक है ना? तो ठीक है। ये जो बहस जावेद जावेद अख्तर और शमाइल साहब कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से दोनों की कम इल्मी ज़ाहिर करती है। उन्होंने इस सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली स्टडी नहीं किया। ठीक है, इस्लाम के बारे में जो मालूमात आप रखते हैं या जो ख़यालात आपके हैं, वो एक आम मुसलमान से थोड़े अलग हैं। क्या अलग है, आप बताएँ ना, क्या अलग नहीं, है? मैं क्या बात अलग है? मेरा सवाल पूरा तो हाँ। आप ज़रा डीप थॉट रखते हैं, आपका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर इसी तरह के मनाज़रे का चैलेंज अगर कोई आपको करे 100% आ जाए, आपको करे तो आप फिर कोई राज़ी हैं कोई इसके माई लिए? का लाल आ जाए खुदा के ऊपर मेरे साथ बात करने पर।
मैंने आपको एक और बात की थी ना, मैंने अपनी किताब में भी लिखा मगर है। आप तो इनकारी नहीं है ना, तो मनाजरा बनता ही नहीं है क्या फिर। मैं मतलब? वैसे एक बात कर रहा हूँ कि किसी टॉपिक को लेकर अगर आपको कोई मनाजरे का चैलेंज दे, ये खुदा के होने पर नहीं किसी भी इस्लामिक टॉपिक को आ लेकर, जाए, तो जो मर्जी आ जाए। मैंने सूद के ऊपर कहा था, सूद के ऊपर आ जाओ, भेजो किसी को मेरे पास। गांधी साहब का के पास मेरा बंदा गया हुआ है, परवेज सईद। वो 23 साल पहले इस्लामिक बैंकिंग का इंचार्ज था स्टेट बैंक में। उसको, परवेज सही साहब वो जो मेरे जो घर आपके में पास घूमने आए आए थे, थे। उनको, अच्छा, हाँ, उनको मैंने कहा 23 साल पहले कि परवेज सही साहब जो आप कह रहे हैं ये बकवास है। उससे मेरी लड़ाई हो गई। 23 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा। अच्छा आप कह रहे हैं कि उनको आपने समझाया कि इस्लामिक बैंकिंग गलत है, तो वो जब इस लाइन पे आए। जब वो इस लाइन पर आए, उन्होंने टेलीफोन किया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं शब्बर साहब आपसे शर्मिंदा हूं कि मैंने आपसे रजिस्ट किया था। आज मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूं कि आप ठीक कहते थे। पूछे उनसे बुला के। मैं पर, पूछूंगा फोन परवेज करके। सही साहब, अच्छा वो गांधी साहब के पास गए हुए हैं। जाने से पहले मुझे टेलीफोन किया, उन्होंने कहा कि आप गांधी साहब के साथ इस पे आना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आना चाहते हैं, मगर मेरी सिर्फ गांधी साहब से सिर्फ एक शिकायत है, जिसकी वजह से मैं उनके साथ बैठना नहीं चाहता किसी प्रोग्राम में, क्योंकि वो उनका उनका जो फलसफा है यजीद के बारे में, उससे मैं एग्री नहीं करता, और जो यजीद को मानता है उसके साथ मैं बैठना पसंद नहीं करता। ठीक है ना? तो मैं किसी ऐसे इंसान के साथ जो यजीद को मानता है, ये यजीद की बात जस्टिफाई करता है, उसके साथ मैं बैठना पसंद नहीं करता। इसलिए मैं शायद गांधी साहब के साथ नहीं बैठूं। अगर वो मुझे ये क्लैरिफाई कर दें कि वो यजीद के बारे में क्लैरिटी है उनकी, तो फिर मैं उनके साथ बैठ जाऊंगा। मगर अगर यजीद के बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो मैं उसके साथ नहीं बैठना चाहता। ठीक है? ठीक जो है, अली का दुश्मन है उसके साथ मैं बैठना नहीं चाहता। ठीक है? ठीक है। मगर बाकी अगर वो आते हैं, ये परवेज सईद को मैंने समझाया है, बुलाओ उसको, पूछो उसको, उससे पूछो कि क्या उसने ये बात मुझे टेलीफोन नहीं किया इन 2025 अर्ली कि शब्बर साहब मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने आपके से डिसएग्री किया था। ये आदमी पाकिस्तान में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पहला आदमी था इस्लामिक बैंकिंग का। जी ठीक जी। है? अच्छा, अब आ जाती है दूसरी बात। मुझे सर बड़े फोन आए उस ठीक पॉडकास्ट है? के बाद, समझ आ गई बात? आपके दोस्तों के भी। अब उन्हें 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 ये नहीं बताया तुमने कि ये परवेज सईद है कौन? नहीं नहीं, मैंने उन्होंने अपना खुद तारुफ करवाया। पॉडकास्ट 1.5 फिर घंटे 1 घंटे की पॉडकास्ट तो है। क्या हो गया उसको? उसका दिमाग आउट हो गया? क्या हुआ उसके साथ? हुआ क्या परवेज सिंह के साथ? हुआ क्या? कभी सोचे ना परवेज सिंह के साथ क्या हुआ? अच्छा, इसके बाद और सुन ले, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं, गांधी साहब क्या कह रहे हैं? ठीक है, पूछे ना, अब उनसे पूछे। चले यानी कि आप भी ऑन है मनाजरे के लिए, या मैं अगर ये कोई कह रहा फेस हूँ टू फेस बैठ मैं के ये कह रहा आपसे हूँ बात करना चाहे तो मैंने आप। कहा आपको, मैंने पहले भी कहा कि मैंने 60 सफ़े अपनी किताब में अपने अकीदे के बारे में लिखे हैं, अकीदे के बारे में लिखे हैं। ठीक है? और मैं सारी पॉडकास्ट को, आपकी पॉडकास्ट को और तमाम इस्लामी, जब मैंने उस पूरी अपनी अकीदे को अपने अकीदे को लिखता आ रहा, डेथ और लाइफ आफ्टर डेथ, जन्नत, दोजख, हम्म, सब कुछ करते 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 जब मैं आखिर में पहुंचा हूं ना, तो मैंने उसको कंक्लूड इस बात पे किया है। और वो कंक्लूजन अगर कोई बंदा इनकार कर दे तो मैं उसको मान लूंगा। मैंने कंक्लूजन इसलिए किया है कि जो मेरे आकाए नामदार मदीने वाले थे, अगर आप ये कहें कि वो नबी, नबूवत नहीं थी, वही नहीं आई थी, ये निकाल दें, तो भी जो उनका किरदार था वो इतना परफेक्ट था कि मुझे उनको मान लेना चाहिए। मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि मैं इस बात पे नहीं यकीन नहीं रखता कि ये वाला मौजज़ा आ गया, ये वाला मौजज़ा आ गया, ये वाला मौजज़ा आ गया, ये वाला मौजज़ा आ गया। मैं इस पे यकीन नहीं रखता। मैं ये कह रहा हूँ कि 1400 साल पहले एक आदमी आया, ठीक है? उस आदमी ने मुझे इतना ट्रेन किया, इस लेवल तक ट्रेन किया कि उसने मुझे इवन टॉयलेट के आदाब बता दिए। आप उस आदमी की नॉलेज का लेवल देखें ना, आप उस आदमी की ट्रेनिंग का। अब क्या यार, मुझे ये नहीं देखना। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने उसकी हरी पगड़ी, नीली पगड़ी, बाल, ये मदनी तकिया, मदनी मदनी, ये आपने ये देखा। आपने ये नहीं देखा कि वो क्या कह रहा था। और आपकी जिहालत ये थी कि जिसके बारे में अल्लाह ताला कह रहा है कि रफ़ाना लका ज़िक्रक, कि हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया। ठीक है?
और आप उसके बारे में कह रहे हो कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था। ये आपके मैंने आपके टीवी पे देख लीजिएगा, यूट्यूब निकाल के, आपके बहुत बड़े मौलवी ने ये बात की है, ठीक है? तो मैं सिर्फ अर्ज़ कर रहा हूँ, जो आप इस्लाम, इस्लाम, इस्लामी उलमा की बात करते हैं ना, इनको सिर्फ एक इनसे एक सवाल कर लीजिएगा कभी जाके, कि मुझे कोई प्रॉपर, कोई अच्छी ढंग की किताब दिखा दें सीरतुन नबी के ऊपर, हुँ, कि ये किताब, यार हमने ये किताब लिखी है, ये सीरतुन नबी के ऊपर है, कि वो जो ज़ात मुबारक थी, मेरे आका नामदार थे, वो सुबह से लेकर शाम तक अपना दिन कैसे गुज़ारते थे। जो तुम्हारी तरह मस्जिद में पंखा खोल के नीचे मगरिब से लेकर और ज़ोहर तक हरामखोरी में सोते थे, या कोई ढंग का काम करते थे, ये बता दो बस सिर्फ। और मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे साथ कभी मदीने चलो, मेरे साथ कभी मदीने चलो, मैं तुम्हें मदीना मुनव्वरा में वो पूरा जगह रिक्रिएट करके दिखाऊंगा, जो मैंने कहीं रिसर्च करके किसी के साथ बैठी है, कि आपका ऑफिस कहाँ था, आपका मेंबर कहाँ पे था, आपका आराम करने का गोशा कहाँ पे था, दिन में आराम करने का गोशा कहाँ पे था, रात को आराम करने का गोशा कहाँ पे था, अज़वाज मुतहहरात के घर कहाँ पे थे, जनाब सैयदा का घर कहाँ पे था, कि किस वक़्त उठते थे, किस वक़्त जाते थे, किस वक़्त क्या करते थे, ये तुम्हें मैं पूरी कहानी सुना दूँगा। तुम चाहते हो कि तुम इन मैं वाया भटिंडा दारुल उलूम के थ्रू जाऊँ, मैं इतना जाहिल नहीं हूँ। मैंने इस पे पूरी रिसर्च की हुई है। हुँ, मेरी बिल्कुल इसमें मुकम्मल तालीम है, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने पूरी रिसर्च की है मदीने के बारे में, कि मदीना मुनव्वरा आपके ज़माने में, तुम गए होगे मदीना? जी, जी, मैं मदीने मुनव्वरा में देखा होगा वो सुतून है, 2 सुतून बने हुए हैं, देखिए, तो वो सुतून के 2 जो है ना दरमियान में, एक सुतून का जो इलाका जो दरमियान में सुतून है, ये आपका ऑफ़िस था, ऑफ़िस कहने चाहिए, जहाँ बैठ के आप लोगों से बात करते थे। एक जगह जो थी वो आपकी आरामगाह थी, जी, जी, और बिल्कुल वहाँ पिलर बने हुए पिलर हैं, बने हुए हैं। पिलर बने हुए ये जो मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ ना, ये तकरीबन 2 महीने बाद पहली दफ़ा मैं टीवी के सामने आया हूँ, जी, जी, पता है आपको? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैं कंसंट्रेशन से कुछ इस्लामी मसाइल के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, हुँ, और कुछ लिख रहा हूँ, और वो लिख जो रहा हूँ, वो मैं सोच रहा हूँ कि अपने बच्चों को ये कह के जाऊँ कि जब मर जाऊँ फिर छापना, नहीं तो ज़िंदगी में मुझे ये मार देंगे। कौन? यार तुम्हारे दोस्त। मौलवी? और क्या? जो मैं लिख रहा हूँ ना, तो मैं आजकल हर रोज़ दिन में 3-4 घंटे स्टडी करता हूँ। अच्छा सर, वैसे एक बात याद आ गई, आपने ये जो किताब लिखी है, ये जो आपने हाँ, मुझे हाँ। गिफ्ट की है, ये सुना है कि इसके भी सफ़ात बहुत ज़्यादा थे, शायद 1000 के करीब इसके सफ़ात सवाल थे, थे, कोई ये 600 है, और आपने ये कोई 250 सफ़े और निकाले इसमें। आपने इसी डर से निकाल दिए कि आपको बिल्कुल जो सख्त। है वो हमारे हज़रात कुछ सही कह कहेंगे रहे हैं, या एस्टेब्लिशमेंट वाले सही कुछ कह रहे हैं, कहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसलिए निकाल दिए यार, नहीं तो देखो। छप जाती तो क्या हो जाता? नहीं, बात ये ना फैसल, बात ये है कि मैं किन को समझाता फिरूँगा यार? तो आप भी बैकफुट पे चले गए फिर तो। क्या? नहीं, मैंने लिख दिया, नहीं। अब मैं जो आप कह रहे हो, जो मैं आजकल लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, वो मैं, देखिए ना, मेरा अपना एक सोच है, ठीक है? मैं वो 3-4 घंटे बैठकर लिखता हूँ, ठीक है? अब पता नहीं वो जो मैं लिख रहा हूँ, वो आम आदमी उसको एडॉप्ट कर सके, समझ सके। जी, अच्छा, मैंने इनसे बचने के लिए एक काम किया है, जी। कि मैं उर्दू में नहीं लिखता, क्योंकि इनको अंग्रेज़ी आती नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ अंग्रेज़ी में लिखूँ, इसलिए मैंने किताब भी अंग्रेज़ी में लिखी। वो जो कहते हैं उर्दू में छापे, मैंने कहा नहीं। अब वो वाला काम, दूसरा वाला काम भी कर रहा हूँ, वो मैं अंग्रेज़ी में लिख रहा हूँ। क्योंकि अंग्रेज़ी में आधों को तो अंग्रेज़ी आती नहीं ना, तो वो अंग्रेज़ी में अब लिख रहा हूँ मैं। तो मैं उसमें ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी कोशिश क्या है, और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कोशिश ये है कि मज़हब या दीन या कोई चीज़ जो होती है ना, ये स्टैटिक नहीं होती, हुँ, ये हमेशा कंटीन्यूअस चलती है। ठीक है। हमारे जो हमारे साथ ज़्यादती ये हुई है, और हर मज़हब के साथ ज़्यादती ये होती है, कि वो स्टैटिक हो जाता है। आखिरी तफ़सीर मौलाना मौदूदी ने 45 के आस-पास लिखी, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी ने लिखी, उसके बाद किसी ने उसको पूरा रीराइट नहीं किया। तफ़हीम कुरान मौलाना मौदूदी की छपती जा रही है बार-बार, 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 बार-बार। हुँ,
ठीक है? हाफिज नईम साहब पोस्टर छाप लेते हैं, तफसीर नहीं लिखते, ठीक है ना? तो 45 से लेकर आज तक दुनिया ज़मीन आसमान तब्दील हो गया, एआई आ गई, ठीक है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो अदियान है दुनिया में, जो मज़हब मज़हब है, उनको समझूँ। दूसरी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये लोकेट कर सकूँ या समझ सकूँ कि मौत क्या है? ठीक है। मौत क्या चीज़ है? ज़िंदगी तो है ना, मौत क्या है? चलिए सर, आप रीड करें इसको मैं और फिर एक जुमला कह हमें दूँ? भी मैं हाँ, एक जुमला कह जी, दूँ? जी। क्योंकि एक कुरान मजीद की आयत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल ख़त्म मौत। मौत। अच्छा, ज़ायक़ा जो है ना, ज़ायक़ा, ये थ्योरेटिकल नहीं होता, ये हमेशा फिज़िकल होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ज़ायक़ा बड़ा अच्छा, ज़ायक़े की सोच, ज़ायक़ा हमेशा होता है कि मुझे चाय पी रहा हूँ, उसका ज़ायक़ा कैसा है? तो मौत, अल्लाह ताला कह रहा है कि हर नफ्स मौत का ज़ायक़ा चखेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, ज़ायक़े का मतलब क्या है? मैं अभी किसी से आज सुबह बात कर रहा था, मुझे उसका थोड़ा-सा रास्ता समझ आया, क्योंकि कभी कोई मरने वाला वापस नहीं आया। इसमें क्वाइट पॉसिबल है कि जो मरता हो, उस वक़्त उसके मुँह में कोई ज़ायक़ा आता हो। आप हुँ, समझे मैं क्या कह रहा हूँ? हुँ। आप समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ? जब मरता हो, तो उसके मुँह में मीठा या कड़वा ज़ायक़ा आता हो। मगर क्योंकि वापस कभी नहीं आया, इसलिए किसी ने बताया नहीं। वापस कभी नहीं आया तो किसी ने बताया नहीं। मगर मैं अब इस आयत के ऊपर ये तकरीबन इस नतीजे पे पहुँच चुका हूँ कि इस ज़ायक़े का मतलब ये है कि जब इंसान मरता है, तो उसके फिज़िकल फ़ॉर्म में उसके उसके उसकी ज़ुबान पर एक ज़ायक़ा आता है, जो कड़वा भी हो सकता है, जो मीठा भी हो सकता है, जो तल्ख़ भी हो सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि हम उसको आखिर वक़्त में ज़ायक़ा चखाएँगे, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। ठीक है। तो ये चलिए सर, वक़्त काफ़ी क्या? तवील हो गई पॉडकास्ट। इंशाल्लाह कोई दूसरी नशिस्त रखेंगे, फिर तफ़सील से बात करेंगे आपसे। और आपने कहा कि 2 महीने से आप गायब हैं, मीडिया पे नज़र हाँ, नहीं आ रहे। हाँ, हाँ। नहीं, मैं गायब नहीं हूँ, मैं गायब नहीं हूँ। मैं असल में कंसंट्रेट कर रहा था अपनी पढ़ाई-लिखाई पर, हुँ। क्योंकि मैं इसमें बिलीव नहीं करता किसी कि ने कहा तो नहीं है ना कि ज़रा खामोश हो जाएँ 2-3 महीने के लिए? नहीं, कहा तो नहीं है, बट यार मैंने कहा ना कि वो क्योंकि आज आपकी बातों से कुछ मुझे हल्का-सा नहीं, जब नहीं, नहीं, कहने की बात नहीं है। जब यार लोगों ने मतलब इतना अजीब-अजीब तरीके से लोग काट के चलाते हैं ना, हुँ, हुँ। तो वो मुझे बड़ा बाद दफ़ा बड़ा अफ़सोस होता है। ठीक है, ठीक है। ठीक, थैंक चलें यू। त्यादा जी, चलें, बहुत शुक्रिया सर खुदा आपके वक़्त का। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।